शनिदेव की मूर्ति को तेल की जरूरत नहीं हो। अभी तेल मूर्ति पर चढ़ाकर तेल भी वेस्ट कर रहे हो, मूर्ति को भी चिकना कर रहे हो। व्हाट आर यू गेटिंग आउट ऑफ इट? वास्तु वाज नेवर मेंट फॉर रेगुलर पीपल। ये राजाओं महाराजाओं के लिए था। जय मदान, स्पिरिचुअल हीलर, एस्ट्रोलॉजर और लाइफ कोच, जिन्होंने दिल्ली की गलियों से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करते हुए इंट्यूशन को अपना गाइड बनाया और एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और मेडिटेशन के जरिए हजारों लोगों की जिंदगी में रोशनी लाई। आज भी उनका एक ही मिशन है, होप जगाना और लाइफ के हर पजल का सोल्यूशन ढूंढना। हम गंगा को माँ बोलते हैं, यमुना को माँ बोलते हैं, पर उसी में फूल डाल रहे हो, नारियल डाल रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप कौन सी नदी की इज्जत कर रहे हो? अभी हम इधर से निकल जाएं, ये एसी चलता रह जाए, ये लाइट चलती रह जाए, मेरे घर में ऐसा कभी नहीं होता। When you respect money, you respect water, आपके पास कैश फ्लो की कभी कमी नहीं है। So I respect energy and that is why energy respects me. जो लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं वो कैसी जिंदगी जी रहे हैं, और जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते हैं वो कैसी जिंदगी जी रहे हैं। आपका माइंड कैसा है ये आपके घर का नॉर्थ ईस्ट बताता है। अब अगर वहाँ टॉयलेट होगा तो आप पूरा दिन अगर कोई चीज सोचेंगे भी तो आप अपने आइडियाज को ड्रेन करेंगे, उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। 5 तत्व अगर आपके दरवाजे पर होंगे तो आपकी एंट्री 99.99% पॉजिटिव और हैप्पी रहेगी। तो आप बताओ इस पॉडकास्ट में कि कौन सी रेखा है, ये रेखा सही है या नहीं है, कौन सी रेखा जिंदगी की है, कौन सी रेखा पैसे की है। तो ये एरिया आपकी लाइफ में सुख ऐड करता है। तो हार्डवर्क ज्यादा बड़ा है, किस्मत ज्यादा बड़ी है, या फिर अपन एस्ट्रोलॉजी के थ्रू इन चीजों को चेंज करके अपना एक डेस्टिनी बना सकते हैं। अच्छा, मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हो? मैं सिर्फ मैनिफेस्टेशन में बिलीव करता हूँ। अच्छा, एक 863 नंबर का सीक्रेट बता दो आप। This episode is sponsored by Countless Chat, built for serious Instagram creators. Automate your Instagram engagement, DMs, comments, and story replies. Everything on autopilot. जय मदान मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है द पावरफुल ह्यूमंस के अंदर। थैंक यू। आप बहुत बेबाक बोलती हैं, इसलिए आप इस शो में हैं हमारे। आपके लिए कुछ छोटे से शब्द लिख के लाया हूँ। जी, बोलता हूँ मैं। बेहद इरशाद। ना कोई जादू, ना कोई छलावा है, ये तो बस सितारों का सच्चा जज्बा है। हर सवाल का हल जो नज़र में लाती है, डॉक्टर जय मदान जब बोलती है तो तकदीरें मुस्कुराती है। वास्तु से लेकर मन तक की पीड़ा तक हर राह दिखा देती है वो रोशनी की तरह। ये बस शख्स नहीं, एक ऊर्जा का नाम है जो हर जीवन में भर देती नया अरमान है। ब्यूटीफुल, बेहद खूबसूरत, शुक्रिया। बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू। मैम देखो, मैं एस्ट्रोलॉजी में सब में बिलीव करता हूँ, पर आप बहुत बिलीव नहीं करता हूँ। उंगलियों की अंगूठियां बता रही हैं। हाँ, पर बहुत बिलीव भी नहीं तो करता फिर हूँ। उतार दीजिए। अभी तो नहीं उतार सकता। बहुत ज़्यादा बिलीव भी नहीं करता। बट देखो, मेरा 3 चीज़ का मान्यता है मेरी, जो सब लोगों को समझ में भी आएगा। मैं मानता हूँ कि एक तो प्रारब्ध होता है आपका, दूसरा कर्म होता है आपका, और तीसरा होता है प्रभु की कृपा। मेरे ख्याल से इन 3 चीज़ों के अलावा शायद कुछ होता नहीं होगा। बट एस्ट्रोलॉजी मेरे को ऐसा लगता है कि शायद सपोर्ट करती है आपको एक राह दिखाने के अंदर, वास्तु एक सपोर्ट करता है आपको राह दिखाने के अंदर। बट जैसे अपन कर्म करते हैं, तो कर्म तो शायद मनी के लिए ही करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और दूसरा कर्म होता है आध्यात्मिक कर्म, या तो प्रभु की सेवा करने के लिए अपन लग जाते हैं। एक होता है प्रारब्ध, आप कुछ भी नहीं करोगे तब भी आपको वो चीज़ मिलेगी जो आपको मिलनी होगी लाइफ में। और तीसरी है कि आप प्रभु की भक्ति करते रहो तो आपको वो कृपा हो जाएगी जो आपने सोची भी नहीं होगी। पहले बताइए आपका क्या मानना है इसमें, यहीं से शुरुआत करते हैं। तीनों चीजें हैं पर इस कर्म में और इस तरीके से नहीं है। तो आपकी पहली बात का जवाब देती हूँ कि हम कर्म सिर्फ पैसे के लिए नहीं करते, हम 4 तरीके के लिए कर्म करते हैं। एनी एक्शन दैट वी डू हैज 4 मोटिव्स इन इट: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कुछ लोग सोशल काम करते हैं तो उनको वो धर्म का काम या मजा आ रहा होता है या नाम करना होता है, बट द पर्पस इज सोशल कॉज, धर्म जो हमें करना चाहिए, थिंग्स वी शुड डू इज धर्म। दूसरा होता है अर्थ कि भाई मुझे पैसा कमाना है, घर चलाना है, आई वांट टू अर्न मनी, व्हिच इज आल्सो फाइन। तीसरा होता है काम, काम मींस फुलफिलिंग ऑफ योर डिजायर्स। उसमें पैसे का रोल हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। अब आप किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, 6 घंटे लगे हुए हैं चैटिंग करने में अपने ऑफिस के बीचों बीच बैठकर, तो उसमें अर्थ का तो नुकसान हो रहा है, धर्म का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि छुपा रहे हैं, पर मजा आ रहा है। तो ये जो मजा है, जो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है, जो कामना को पूरी करना है, दैट इज काम। और तीसरा है मोक्ष। हम कुछ काम ऐसे करते हैं जहां पर हमें एक चीज को काटना होता है, खुद को उससे डिटैच करना होता है, फिर चाहे वो दुनिया हो, इंसान हो, सिचुएशन हो। तो हम बहुत सारी चीजें, जैसे हम ध्यान, मैक्सिमम लोग जो मेडिटेशन में आते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि लाइफ में परेशानी है, दिमाग में एंग्जाइटी है, दे वांट टू लेट गो, दे वांट टू काम देमसेल्व्स। तब उसमें ना धर्म का काम है, ना अर्थ का काम है, ना काम का काम है, मोक्ष का काम है। तो ये 4 चीजों के कारण हम डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस और रिएक्शंस करते हैं।
दूसरा आपने कहा कि जो हमारे प्रारब्ध में होता है, हमारे प्रारब्ध ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस देखेंगे, मैं नाम नहीं लूँगी, जिनके प्रारब्ध में बहुत बड़े-बड़े परिवारों में जन्म लेना हुआ, बहुत बड़ी-बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ को आना हुआ, बट क्या वो उसको एनकैश कर पाए? क्या वो उस चीज़ में अपना नाम बना पाए? ऐसा नहीं हुआ और कभी-कभी मज़ाक बनकर रह गए या होंगे आज भी। तो प्रारब्ध में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप सोने की थाली में खाना सामने लगा सकते हो, कोई निवाला तोड़ के मुँह में भी डाल सकता है, बट कोई टेक्नीक नहीं आई जिससे चबाकर खाना अंदर चला जाए, तो चबाना और निगलना खुद पड़ता है। तो हर चीज़ में कुछ एक्शन तो आपका चाहिए ही, प्रारब्ध कैन ओनली प्रोवाइड यू, मगर अगर आपका एक्शन नहीं होगा तो वो आपका मज़ाक बन जाएगा, आपका प्रारब्ध आपकी रुकावट बन जाएगा। राइट। तीसरी चीज़ है ईश्वर की कृपा। ईश्वर की कृपा तो हर एक पर ही है। बाहर रोशनी हो रही है पूरे हिंदुस्तान के लिए, साउथ ईस्ट एशिया के लिए, टू दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड रोशनी हो रही है। पर अगर हम दरवाजे बंद करके, खिड़की बंद करके, अंधेरा करके बैठ जाएँ तो कृपा भी क्या करेगी? So, as human being, as part of alive consciousness to the most on this planet, अगर हम किसी भी चीज़ में इंटेंशन और एक्शन नहीं डालेंगे, तो कृपा भी बेकार हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाएंगे। इंटेंशन ज़्यादा ज़रूरी बहुत। देखिए, टेररिस्ट और पुलिस वाले दोनों ही मार रहे हैं। एक को मेडल मिलता है और दूसरे की बेइज्जती होती है, तो इंटेंशन अलग-अलग है लेकिन कर्म तो सेम है, दोनों ही मार रहे हैं, दोनों के हाथ में सेम ही हथियार है। पर एक को नाम ग्लोबली न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से भी देखिए, एक को नाम मिलता है और दूसरे को सज़ा मिलती है, फैमिली के ऊपर डिफेमेशन मिलता है, बिकॉज़ एक्शन इज़ इर्रेलेवेंट, इट इज़ इंटेंशन। आप क्यों मार रहे हो? आप बदला लेने के लिए नहीं मार रहे, आप अपने लिए नहीं मार रहे, आप देश के लिए मार रहे हो, आप डिफेंस के लिए मार रहे हो, आप अटैक के लिए नहीं मार रहे हो। तो 2 लोगों ने खून किया हो, एक को बाइज़्ज़त बली और दूसरे को सज़ाए मौत। पर्पज़ इज़ इंटेंशन क्या थी? मैंने अपने बचाव में मारा और मैंने किसी को मारने के लिए मारा। तो इंटेंशन के बिना तो एक्शन यूज़लेस है, कर्म कुछ है ही नहीं अगर इंटेंशन ठीक हो तो। चलो ये बात तो हो गई। अपन इस पॉडकास्ट में वास्तुशास्त्र की बात करेंगे, एस्ट्रोलॉजी के बारे में पूरा समझने की कोशिश करेंगे। तो एक सवाल है, सवाल सब लोगों के मन में है कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, वो कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं और जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते हैं, वो कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं? ज़िंदगी तो दोनों ही बढ़िया जी रहे हैं, हाँ, लेकिन ज़िंदगी की क्वालिटी कैसी है? और आप एस्ट्रोलॉजी को मान रहे हैं तो वो डर के कारण मान रहे हैं या अपने आप को इवॉल्व करने के लिए मान रहे हैं, बहुत फ़र्क की बात है। जैसे मेरे फादर को पेसमेकर लगा हुआ है, तो मेडिकली उन्हें काम कम करना चाहिए, उनको रेस्ट करना चाहिए। 4 बार उनको हार्ट अटैक आया, अभी रिसेंटली भी 5वीं बार आया। बट ही वर्क्स 16 टू 17 आवर्स अ डे, जिसमें वो 200 से 300 बंदरों को खिलाते हैं, गाय को खिलाते हैं, करीब 50 किलो दूध रोज़ बाँटते हैं, एक रोज़ को देते हैं। तो 4 घंटे, साढ़े 4 घंटे अपनी एक्टिविटीज़ करने के बाद वो काम करते हैं। वी हैव नेवर स्टॉप्ड हिम because the point is that what suits you and why are you doing it. So he is working because he feels happy. He is not working because he likes to take stress and उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है काम करने के लिए। तो इंटेंशन के बेसिस पर आप डिसाइड कर लेते हो कि यार दिस इज हिज पार्ट ऑफ लाइफ, और अगर ये भी निकाल दोगे जो कि मेडिकली करेक्ट नहीं है तो ये आदमी जी के भी क्या करेगा? व्हाट इज द जूस लेफ्ट इन लाइफ? तो सिमिलरली एस्ट्रोलॉजी अगर आप डर के कारण करते हो कि अरे शनि भगवान नाराज हो जाएंगे तो तेल चढ़ा दूं, बट आप उसको एक वे ऑफ लाइफ में नहीं बोलते हो कि शनि कहते हैं दान करो। अभी तेल मूर्ति पर चढ़ाकर तेल भी वेस्ट कर रहे हो, मूर्ति को भी चिकना कर रहे हो। व्हाट आर यू गेटिंग आउट ऑफ इट? मतलब इससे क्या बन रही है बात? तो पर्पस इज कि आपको दान करना है, जो आप दे सकते हैं वो आपको देना है उसको जिसको इसकी जरूरत हो। शनिदेव की मूर्ति को तेल की जरूरत नहीं, और अगर आप जिसको हम बोलते हैं एक सिंबॉलिक वे में करना भी चाहते हो तो 2 बूंद गिरा दो। 2 बूंद और 1 लीटर में कितना डिफरेंस है? वो 1 लीटर किसी के घर में पकौड़े बनने में, सब्जी बनने में, भिंडी बनने में काम आएगी। आप क्यों वेस्ट कर रहे हो? और फिर वही तेल वापस वो निकालते हैं, दोबारा बोतल में भरते हैं और आपको वापस बेच देते हैं। सो एस्ट्रोलॉजी इज अ वे ऑफ लाइफ टू इवॉल्व यू, टू मेक यू बेटर। आप पेड़ पौधों की इज्जत करो, आप नदी की इज्जत करो। हम गंगा को माँ बोलते हैं, यमुना को माँ बोलते हैं, पर उसी में फूल डाल रहे हो, नारियल डाल रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप कौन सी नदी की इज्जत कर रहे हो? आप खराब कर रहे हो, आप इकोसिस्टम को खराब कर रहे हो। यू नॉट रिस्पेक्टफुल। अगर आप अपनी मदर को रिस्पेक्ट करते हो, प्यार करते हो, और उनके बाल पे फूल लग जाए तो आप उतारोगे, मुंह पे फूल थोड़ी ना डालना शुरू कर दोगे। सो यू कैन बी इनसेंसिटिव टुवर्ड्स नेचर। सो एस्ट्रोलॉजी मेक्स यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग। इट्स अ वे ऑफ लाइफ, उसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है। सो जिंदगी तो दोनों जीते हैं, अगेन सोच का फर्क है कि आप इसको राइट। क्यों फॉलो कर रहे हो, आप वास्तु को क्यों फॉलो कर रहे हो, व्हाट इज द पॉइंट बिहाइंड इट। एंड एस्पिरेशंस शुड नॉट हैव अ बेस ऑफ फियर। अगर आप वास्तु में देखें तो
वास्तु वॉज नेवर मेंट फॉर रेगुलर पीपल, ये राजाओं महाराजाओं के लिए था। जब विश्वकर्मा प्रकाश लिखी गई, जब जब ये बुक्स या ये स्ट्रक्चर आया, तो सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए होता था। राज ज्योतिष होते थे जिनकी टीम में 7-8 लोग होते थे। महल कैसे बनना है, सिटी कैसे डिजाइन होनी है, टेम्पल कहाँ बनेगा, जो कि सबके लिए एक कॉमन होता था और एक राजा के लिए स्पेशल होता था। इट वॉज नेवर मेंट फॉर नॉर्मल पीपल, इट वॉज नेवर इन देयर आइडियोलॉजी कि आज से 5,000 या 8,000 साल बाद बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनेंगे, 100 फ्लोर की बिल्डिंग होगी, एक टॉयलेट के नीचे दूसरा टॉयलेट होगा। इट इज़ नॉट रिटन इन दैट कंटेक्स्ट, इट्स नॉट देयर, इट्स जेनेरिक, इट्स नॉट स्पेसिफिक। पर अब आप एक लोग के नीचे दूसरे लोग रह रहे हैं, 100 लोग एक ही तरह से रह रहे हैं, तो 100 की जिंदगी और प्रॉब्लम्स तो सेम नहीं है ना, नहीं। तो फिर उसमें वास्तु कैसे काम करेगा? इट इज सपोज टू बी विथ योर चार्ट। जब आप एक शहर, एक राजा के तौर पर काम करते हैं, तो उसका 100% रिजल्ट आपको मिलता है, क्योंकि वो आपके मरने के बाद भी निर्माण आपके क्रिएशन से ही जाना जाएगा। जैसे आप मिस्ट्री में देखते हैं कि ये महल इसने बनाया, ये किला इसने बनाया, वो आज भी अमर है। आप हिस्ट्री को नहीं बदल सकते, वो उनके नाम के साथ जुड़ा है, वो उनके प्रारंभ के साथ जुड़ा है। लेकिन हमारा घर तो ऐसा नहीं है, माया तो यही है, घर यही है, हाथ और रहने वाले बदलते जाएंगे। सुनो, आप नहीं, आपका बच्चा रह लेगा, फिर उसका बच्चा रह लेगा, किसी को बेच देंगे, किसी का बच्चा रह लेगा, ये यही है, पर लोग बदलते चले जाएंगे। सो आपकी आज के टाइम में वास्तु का कनेक्शन आपके जिंदगी के साथ 35 से 40% है। अगर आप हाउसवाइफ हैं या पूरा टाइम घर में रहते हैं तो 50% है। उसके अलावा 50% आप खुद हैं, आपका अपना प्रारब्ध है। इसीलिए आप देखिए कि एक घर, एक बेडरूम, एक ही तरीके का वास्तु, लेकिन एक ही प्रॉब्लम में हस्बैंड की जिंदगी बड़े अलग तरीके से चल रही है और वाइफ अलग तरीके से चल रही है, उसकी कश्मकश अलग है, पर घर तो वही है, पर वास्तु सेम इफेक्ट क्यों नहीं दे रहा? आपकी जिंदगी में जो वास्तु में आपका जो आपकी दिशा होती है, जो डायरेक्शन होती है, ये आपकी दशा से एक्टिव होती है। यानी कि आपके हॉरोस्कोप में कौन सा प्लैनेट एक्टिव है, किस दशा से आप चल रहे हैं, घर का वो हिस्सा आपके लिए काम करेगा। इट्स वेरी वेरी स्पेसिफिक, इट्स वेरी वेरी टू द पॉइंट, इट्स नॉट जेनरिक। वी कैन एंजॉय द जेनरिक पार्ट, देयर इज नो हार्म इन इट। आप डिस्प्रिन खा लो, आपका सिर दर्द हो रहा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपको आराम आ जाएगा। लेकिन अगर आपको 6 महीने रोज सिर दर्द हो रहा है, तो आपको एमआरआई भी करानी है, आपको स्पेशलिस्ट से भी मिलना है, आपको न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखाना है, और फिर आपको स्पेसिफिक दवाई लेनी है। सो वास्तु गिव्स रिजल्ट्स इफ इट्स वेरी स्पेसिफिक, इट कैन नॉट बी जेनेरिक। अच्छा, मैम एक बात बताइए, यहाँ पे 20-25 मिनट अगर अपन इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोल लेते हैं और एस्ट्रोलॉजी की वीडियो देखना चालू करते हैं, तो पता चलता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ भी गलत है, आपके नाम की स्पेलिंग भी गलत है, आपका घर भी गलत है, आप सांस भी गलत ले रहे हो, आपका जन्म ही गलत हुआ है, आपको रीबर्थ लेना पड़ेगा। पर आज ये सारे मिथ हम तोड़ेंगे आपके साथ में, बिकॉज वो होता है ना कि जैसे फिजिक्स का एक टीचर है, वो 12th पढ़ाता है, फिर फिजिक्स का टीचर बड़े आईआईटी में पढ़ाता है, तो आप एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ा जाना माना नाम है। नहीं, आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, वी ऑल आर लर्निंग। सो ये कहना ही गलत होगा कि आप सब सीख चुके हो। अगर आप सीखना बंद कर देते हो तो आप ग्रो करना बंद करते हो। आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, जितनी मुझे समझ है उसके हिसाब से आई विल श्योरली आंसर। बट आपने शनि देवी भगवान की बात करी, तो सारे वास्तु वाले यही बोलते हैं कि शनि भगवान पे जल वो तेल चढ़ाना चाहिए, बट आप बोल रहे हो कि 2 बूंद चढ़ाना चाहिए, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, प्रतीक है। अगर मेरे को कोई बोले मेरे घर में मंदिर है कि आप ये फूल तोड़ो और आप भगवान को चढ़ा दो, तो मैं आंख बंद करके बोलती हूँ कि ये सारे फूल आपके हैं, मैं आपको क्या चढ़ाऊं, मैं आपको क्या दूं, बट किसी का व्यवसाय है, कोई फूल बेच रहा है, कोई मालाएं बेच रहा है, वो उसका काम है, वो कर्म उसका है, उसने तोड़ दिया, उसको बेचना है। और अगर मेरे खरीदने से उसका घर अच्छा चल सकता है, तो मैं वो खरीद के ईश्वर को दूंगी। अपने यहाँ से मैं फूल, पत्ता, कांटा कुछ नहीं काटती हूँ। आपने देखा मेरे घर में गार्डन है, हजारों पौधे हैं, मेरे यहाँ पे कैंची अलाउड नहीं है। तो हमारे यहाँ पे 4 माली हैं, लेकिन कभी एक पत्ती भी नहीं कटती है। जो झड़ रहा है, जो मुरझा गया है, उसको बाकी की हेल्थ को खराब ना करे, हम निकाल देते हैं। बट मैं कैंची अपने पौधों के पास नहीं लाने देती हूँ, और ऐसा बिकॉज ये क्यों? मेरा कर्म है। मुझे लगता है कि जिस चीज को आप ग्रो कर रहे हो, उसको आप काटोगे क्यों? अगर मेरा हाथ खराब हो जाएगा तो मैं उसका ट्रीटमेंट कराऊंगी, अगर फ्रैक्चर हो जाएगा तो मैं बांध दूंगी, मैं काट थोड़ी ना दूंगी, अनलेस इट्स क्रिएटिंग सेप्टिंग और पॉइजन इन द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। सिमिलरली, अगर मेरे भगवान मंदिर में खंडित हो जाते तो मैं नहीं उनका परवाह करती। मुझे लगता है मेरे माँ बाप की हड्डी टूट जाएगी तो मैं क्या उनको जाकर गंगा में बहा दूंगी? नहीं, आई गेट देम ट्रीटेड। सो सिमिलरली, आई बिलीव इन ट्रीटमेंट, आई बिलीव इन मेकिंग एवरीथिंग ग्रो, आई डोंट बिलीव इन कटिंग इट ऑफ। एंड
पौधे तो पहली चीज है वास्तु में. इट्स द फर्स्ट थिंग दैट इज क्लोजर टू ग्रोथ. इट्स द फर्स्ट थिंग विच इज गोइंग एंटी एलिमेंट एंड ग्रोइंग. अपने आप को बड़ा कर रहा है धरती की ग्रेविटी से अगेंस्ट जाकर. उसको आप क्यों काटोगे? मैम अभी आपने एक बात बोली कि अगर मूर्ति अगर खंडित हो जाती तो उसको निकालना नहीं है अपन को, बट जितने भी लोग हैं आज वो मूर्ति खंडित होते ही तो या तो पीपल के पेड़ के नीचे रख देंगे या फिर कहीं कचरे में रख देंगे. तो उनको क्या करना चाहिए कि वो मूर्ति खंडित हो जाए तो कहाँ पे रखे, क्या करे, उसको नया लाए नहीं लाए? देखिए, मिट्टी की मूर्ति अगर खंडित हो जाए, टूट जाए, तो उसका जुड़ने का काम मुश्किल होता है. लेकिन अगर आप पहले के जाकर देखें मंदिरों में, बहुत प्राचीन मंदिरों में, तो आप देखेंगे स्टोन कार्व्ड मूर्तियां थी. सो दे वर ऑलवेज गिवन स्टेबिलिटी टू लिव लॉन्गर देन अस. और फिर जब दिवाली पूजा होने लगी और हर घर में भगवान लोग आने लगे, अपने घरों में मंदिर ले आए, जबकि पहले कॉमन मंदिर होते थे, पूजा होती थी. और पूजा इस तरीके से नहीं होती थी कि घर में मिट्टी की मूर्तियां आती थी. और फिर वो एक सिस्टम बन गया कि आप मूर्ति की मूर्ति लाओ, फिर उसको प्रवाहित करो, उसको इस तरीके से करो. दैट वाजंट द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ इट. इंक्लूडिंग गणेश जी की स्थापना जब हम करते हैं गणेश पूजा पे या दुर्गा पूजा पे, तो पहले के टाइम पर लोग मिट्टी की मूर्ति बनाते थे. प्लास्टर ऑफ पेरिस, टेराकोटा, रंग, ये सब नहीं होता था. अगर रंग भी करते थे तो हल्दी कुमकुम से करते थे. नो, दैट्स नॉट हार्मिंग द एनिमल्स और द सी एनिमल्स और द वाटर एनिमल्स. मछलियों को या जीव जंतु जो पानी में है उनको वो तकलीफ नहीं देता था. मिट्टी मिट्टी में चली जाती थी. अब तो ऐसा नहीं है. अब तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बड़ी बड़ी 30 फीट की मूर्ति बनाएंगे और समुद्र में डाल देंगे. तो आप किसके लिए अच्छा कर रहे हैं? आप वो क्रिएट करिए जिसको आप समर्पित कर सके. जैसे मैं भी हर साल गणेश जी अपने घर में लाती हूँ, बट हम उतने ही साइज के लाते हैं जिस साइज के गमले बन सकते हैं या हम बनवा सकते हैं. हम अपने ही गमले में उनको विसर्जित करते हैं. उसमें धनिए के बीज साथ में विसर्जित करते हैं, बिकॉज इट्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रेन. फिर वो वेजिटेबल के फॉर्म में आ जाता है और फिर हम उसको वापस कंज्यूम कर लेते हैं. सो हम खुद भी मर जाते हैं, हमें जलाया जाता है, फिर आपकी राख को गंगा में चली जाते हैं, आपकी अस्थियों को प्रवाह किया जाता है, फिर वो सारा कुछ इकट्ठा होकर गंगा प्लेन्स में चला जाता है. वहां सब्जी उगती है, आपके मिनरल्स उस लैंड को फर्टाइल कर रहे हैं और उस सब्जी को फर्टाइल कर रहे हैं. वी आर ऑल कमिंग बैक, एवरीथिंग इज कमिंग बैक. धरती से बाहर कुछ भी नहीं जा रहा है. उसको खराब करने की कोई जरूरत नहीं है. So what I'm trying to say is that anything that you do has to bring equal value to it. जैसे आप मूर्ति अपने मंदिर में लाते हो, coming back to your answer, आप अपने घर में ईश्वर को ला रहे हो. अब ईश्वर कैसे खंडित हो सकते हैं अनलेस बिल्कुल ही चूर चूर हो जाए और गिर जाए. तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप सिल्वर की मूर्ति लाओ. आप कम अफोर्ड कर सकते हो तो आप ब्रास की मूर्ति लाओ, ताकि वो परमानेंट है. नो, दिस इज लेगेसी. वो आपके बच्चों तक जानी चाहिए, आपके बच्चों तक के और आगे जानी चाहिए कि मेरे दादाजी ने दिया, जिसको हम बोलते हैं जिसमें भाव है. आपके इमोशंस 70 साल तक रहे, फिर आपके बच्चे के 70-80 साल तक रहे, फिर उसके बच्चे के रहे. तो वो सोचिए कितना भाव उस मेटल ने इकट्ठा कर लिया, कितना इमोशन उस मेटल ने इकट्ठा कर लिया. जब हम ज्वेलरी आगे दे सकते हैं अपने बच्चे को, घड़ी आगे दे सकते हैं, तो मूर्ति क्यों नहीं दे सकते? तो तस्वीर नहीं लानी चाहिए. फिर वो तो इवेंचुअली फेड हो जाएगी, फिर आप क्या करोगे? लेकिन क्योंकि वो पेपर है, आप कांच इकोलॉजिकल रिसाइकिल हो जाएगा, उसको एज इट इज मत रख कर आओ जाकर. आपके घर में भी कोई चला जाता है तो आप उसको ऐसे नहीं रखाते, पेड़ के नीचे दे आते हो कि गंगा जी हो गई, पूरी की पूरी डेड बॉडी डाल दो. देयर इज अ सिस्टम. आप कांच को अलग करो, अलग रिसाइकिल में डालो. आप वुड को अलग करो, अलग रिसाइकिल में डालो. आप पिक्चर को निकालो, फोल्ड करो, हाथ जोड़ो, थोड़े से फूल और मौली के साथ गड्ढा करके जमीन के अंदर दो, क्योंकि वो पेपर है, रिसाइकिल हो जाएगा, धरती का ही पार्ट बन जाएगा. गिव रिस्पेक्ट टू जिसको आपने 20 साल घर में रखा, पूजा माना. बस ऐसे ही रखाएंगे कि अरे तुम्हारा प्रिंट उतर गया, अब तुम भी चलते बनो. मतलब अपनी सेंसिटिविटी तो मत खोना. हमारे घर में जानवर भी होता है, डॉग भी होता है, वी लव देम लाइक चाइल्ड. अब वो नहीं रहा तो आप उसको एक रिस्पेक्टेड वे से या क्रिमेट करते हो या बरी करते हो, उसे थोड़ा छोड़ देते हो कि अरे चील और वल्चर्स आकर खा जाएंगी. बट लोग कर नहीं रहे ना. मतलब आप देखोगे ना, हर गली मोहल्ले में थोड़ा सा आगे निकल जाओगे, एक पेड़ के नीचे सारे भगवान की मूर्ति पड़ी मैं हुई जाती है. हूँ और मुझे दिखते तो मैं इकट्ठा करती हूँ, फिर आप मैं करते हैं? हाँ मैं रियली? उठाती हूँ. ऑफ कोर्स, अब जब जिस चीज की समझ और नजर पड़ गई तो अब अपनी ना आगे बढ़ते जाओगे कि मेरा क्या काम है. आई डू इट देन बिकॉज आई फील कि मुझे दिख गया और मुझे पता है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आई डू इट. तो फिर उसके बाद क्या करते हो आप? आगे का प्रोसेस क्या है उसके? So, जैसे आपने ले लिया, कांच रिसाइकिल हो जाता है, हाँ. रिसाइकिल वेस्ट में आप उसको डाल सकते हैं, वो अगेन रिफॉर्म हो जाता है. ग्लास की फैक्ट्रीज उसको यूज कर लेती हैं. इज अ सेग्रीगेशन सिस्टम दैट इज हैपनिंग हियर इन द पब्लिक डस्टबिन्स आल्सो. आप वुड को भी रिसाइकिल में डाल देते हो. वो कबाड़ी भी बेचेगा तो 2 पैसे तो आएंगे.
मतलब पीपल के नीचे कौन करेगा? एंड फोटोग्राफ को फोल्ड कर कर वहाँ पे मौली फूल जो रखे होते हैं उसके साथ ही गड्ढा करके हाथ जोड़ के बरी कर देते हैं। तो आपको क्या मोटिवेशन आता है मतलब करने के लिए? आप क्यों करते हो? क्या रीज़न है उसके पीछे? मतलब ताकि लोगों को भी सीखने को मिले ना कि अगर आप कर सकते हो तो वो लोग भी कर पाएँ। सी 5 एलिमेंट्स की जब तक हम रिस्पेक्ट नहीं करते, हम लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते, हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। एस्ट्रोलॉजी भी 4 एलिमेंट की बात करता है, स्पेस एलिमेंट की बात नहीं करता है। तो अगर आप डेली अगर आप पानी की वैल्यू नहीं कर रहे हो, आपने आधा पिया, आधा छोड़ दिया, कोई बात नहीं, नहीं पी सकते, नहीं जा रहा है अंदर, आप पौधे में डाल दो। आप एयरपोर्ट पे जाते हो, आपको बॉटल मिलती है फ्लाइट के अंदर, आप उसको पीते हो, बाकी को वहीं छोड़कर आ जाते हो, वो फेंक देंगे डस्टबिन में, क्यों वेस्ट किया पानी? आप अपने साथ रख लो, जब प्यास लगे तब पी लेना। इट्स जस्ट लिटिल सेंसिबिलिटी। व्हेन यू रिस्पेक्ट मनी, यू रिस्पेक्ट वाटर, आपके पास कैश फ्लो की कभी कमी नहीं रहती। सिमिलरली अगर आप अपने आसपास पेड़ पौधे रखते हो तो आप लगाओगे भी, उनका ख्याल भी रखोगे, नहीं तो कैसे बढ़ेंगे? तो अगर आप प्लांट्स रेगुलरली ग्रो करते हो, आपका कम्युनिकेशन बेटर होता है, आपका एयर एलिमेंट बेटर होता है, आपका एक्सप्रेशन बेटर होता है, आपकी ग्रोथ होती है, बिकॉज इट्स अ ग्रोथ एलिमेंट, ये बढ़ रहा है, आपकी जिंदगी में हरियाली आती है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करते हो, आप कभी थकते नहीं हो, आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, बिकॉज यू रिस्पेक्ट द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। आप इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज नहीं करते हो। अभी हम इधर से निकल जाएं, ये एसी चलता रह जाए, ये लाइट चलती रह जाए, मेरे घर में ऐसा कभी नहीं होता। एवरीबडी रिस्पेक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। आप जरूर कंज्यूम करो, मेरे यहाँ पे हजारों लाइटें रोज शाम को जलती है, बट आई इंजॉय इट। मेरी तरफ से वो खूबसूरती है नेचर को क्रिएट करने की, बट मैं उसका बिल भरती हूँ, मैं उसकी चोरी नहीं करती हूँ। बट अगर वो यूज नहीं हो रही है तो ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है और एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, लाइट चल रहा है। आई डोंट बिलीव इन वेस्टेज एंड दैट हेल्प्स यू टू क्रिएट मोर फेम इन योर लाइफ, क्योंकि आप एनर्जी की, इलेक्ट्रिसिटी की, लाइट की आप कदर कर रहे हो, आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो। मेरे घर में बहुत सब तरफ से नेचुरल रोशनी आती है। जहाँ नेचुरल रोशनी आती है वहाँ हम लाइट नहीं जलाते हैं जब तक नहीं ज़रूरत होती, बिकॉज इट्स डिसरिस्पेक्टिंग सन। वो रोशनी दे रहा है, आपके घर ने आपको ये सुविधा दी, आपको कंफर्ट दिया कि आपके पास सूरज की रोशनी अंदर बैठे बैठे आए, फिर आप क्यों इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कर रहे हो? सो आई रिस्पेक्ट एनर्जी एंड दैट इज द एनर्जी रिस्पेक्ट्स मी। सिमिलरली अर्थ इज द एलिमेंट जहाँ से सब कुछ उगता है। रोटी, पैसा, अनाज, कपड़ा, any luxury that you actually have in life, physical form of manifestation happens on earth. तो मुझे रास्ते पे अगर कहीं चलते हुए कचरा दिख जाए, मैं किसी हॉल में भी जा रही हूँ और मेरा इवेंट और मुझे नीचे रैपर दिख जाए, तो मैं रुक के उठाकर हाथ में रख लूंगी, एंड आई पुट इट इन द डस्टबिन और हैंड इट ओवर टू समबडी कि आप इसको कूड़ेदान में ही डालिएगा। सो आई रिस्पेक्ट मदर अर्थ, शी रिस्पेक्ट्स मी, शी गिव्स मी मोर देन, मेरी औकात और सोच दोनों से ज्यादा मुझे मिला, बिकॉज आई ऑल्सो गिव हर इक्वल रिस्पेक्ट एंड शी गिव्स मी मच मोर। आदमी अपनी औकात से देगा ना। आप राजा के पास जाएंगे तो आप उसको एक मुट्ठी गेहूं या कोई छोटा मोटा गिफ्ट ही ले जाएंगे जो आपकी औकात होगी, पर वो आपको अपनी औकात से देगा। तो मैं अपनी औकात से देती हूँ, वो अपनी औकात से देते हैं। ये सारी जो लर्निंग है वो चाइल्डहुड की लर्निंग है या फिर आपने सीखते-सीखते सीखी है? बिकॉज़ स्कूलों में अगर देखा जाए तो ये जो बात आप आज बता रहे हो, जो अपन पॉडकास्ट कर रहे हैं, लाखों लोग इस बात को सुनेंगे, देखेंगे। तो जिनके बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं वहाँ ये बात नहीं कराई जाती है। पर मैं जब स्कूलों में जाती हूँ, कॉलेजेस में जाती हूँ, तो मैं तो ये टास्क देकर आती हूँ, आई टेल देम दैट इफ यू डोंट रिस्पेक्ट अर्थ, शी विल नेवर रिस्पेक्ट यू। आप यहीं मेहनत कर रहे हो, यहीं आपका दफ्तर है, यहीं आपका घर है, आपके घर के आसपास गंद है, अपना गंद तो हम सब साफ करते हैं, पर जब हम लोगों की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं, लोगों की गंद को उठाते हैं, तो हम लाइफ से मिलियंस ऑफ प्रॉब्लम्स उठाते हैं, बिकॉज हमें गंद साफ करना आ जाता है, हमें प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना आ जाता है, एंड आई ऑलवेज से कि आप किसी भी चीज में देते हो, आप सरकार को दोष देते हो, यहाँ सफाई नहीं है, यहाँ कचरा छोड़ा हुआ है, एमसीडी काम नहीं कर रही, एनडीएमसी काम नहीं कर रही। आई नेवर से दैट। आई सेड मैं क्या कर रही हूँ? सरकार और संस्कार पैरेलल चलेंगे तब तो हम बढ़ेंगे। मतलब क्या फर्क पड़ता है अगर खुद भी उठाकर साफ कर दिया? मतलब हाउ डज इट रियली मैटर? क्या घिस जाएगा? सो फॉर मी माई माइंड डजंट ऑपरेट लाइक दैट। मैं ब्लेम ही नहीं कर पाती हूँ। मुझे लगता है मेरी प्रॉब्लम है, मुझे दिख रहा है, मेरे पास ही सोल्यूशन है, कोई और इसको नहीं ये बट रिजॉल्व कर। माइंडसेट कैसे लाएँ? मतलब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम माइंडसेट की है ना, वो अगर किसी को लाना हो, अपनी ज़िंदगी में चेंज लाना हो, तो कैसे लाया जाए उसको? क्योंकि हम बिना फायदे के काम नहीं करते, तो मुझे हर चीज में लगता है कि अगर मैं ये करूंगी तो नेचर इज ऑल्सो गोइंग टू अंडरस्टैंड, एंड बिकॉज मेरी इंटेंशन अलग है। मेरी इंटेंशन ये नहीं मैं ये कर रही हूँ अब तुम ये करो, मेरी इंटेंशन है मैं ये कर रही हूँ, आपको ठीक लगे तो कर देना, नहीं करना तो कुछ ना कुछ कर ही दोगी। बच्चा तो हमेशा माँ बाप के अधीन ही होता है और माँ बाप हमेशा बेस्ट ही करते हैं। तो मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं दैट नेचर कैन ओनली टेक एंड नॉट गिव बैक। हमारे बिना दिए भी वो कितना कर रही है। हम पहाड़ पे पानी नहीं देते, हम पार्क्स में पानी नहीं देते,
कभी कभी तो एमसीडी और एनडीएमसी भी पानी नहीं देता, गवर्नमेंट भी पानी नहीं देती, बट नेचर इज डूइंग ऑन इट्स ओन, इट्स क्रिएटिंग सो मच। तो जब हमारे बिना किए कर रही है तो सोचिए हमारे करने पर कितना करेगी। इट्स जस्ट दैट आपको अपनी थॉट को अलाइन करना होगा, दैट अगर मैं इस एग्जिस्टेंस में एक एक नाखून के बराबर ही पार्ट अगर प्ले करती हूँ तो मैं उस नाखून को भी तो ग्रैंड बना सकती हूँ। अगर अभी आप मेरा हाथ देखें और ये इररिलेवेंट है मेरी पूरी बॉडी में, इस नाखून की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन अगर मैं इस नाखून पर एक सुंदर सा लाल फूल बना दूं या एक स्टड लगा दूं और मैं ऐसे करके बात करने लगूं तो इस नाखून की वैल्यू मेरे शरीर के बराबर हो जाएगी, क्योंकि आपका ध्यान यहाँ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं उसका ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए, कुदरत का ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए और अपने आप को मीनिंगफुल बनाने के लिए ये हमको डिसाइड करना होता है। मतलब आपको वेल ग्रूम्ड वेल चीज़ें करनी होती है अपने लिए, मतलब ताकि लोगों का अट्रैक्शन बना रहे। और जब उसका ध्यान आप पर बढ़ जाता है तब आप पर कृपा होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, एक बात और आप कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि राजा महाराजा के टाइम पे जो ज्योतिष होते थे उन्हीं को बताते थे, बट आजकल तो देखा जाए तो 100 रुपए में ज्योतिष उपलब्ध है, तो ये सबके लिए अवेलेबल हो गई है। तो ये क्या स्कैम चल रहा है या नहीं, फिर इसमें कोई बुरी बात नहीं है। पहले भी कम वैद्य होते थे और वो वैद्य ही सबका इलाज करते थे। एक राजवैद्य होते थे और एक जेनरिक वैद्य होते थे। बहुत बड़ी बीमारी होती थी और आपके पास कोई अप्रोच होता था तो राजवैद्य के थ्रू वो ट्रेनिंग हो जाती थी। जब पॉपुलेशन डिवाइड हुई, बड़ी हुई, चीज़ें हुई तो उसकी फैसिलिटी भी तो होगी ना। अगर आपके पास डिमांड है तो सप्लाई तो हमको देनी पड़ेगी ना। कब तक इतना वैक्यूम रहेगा? राइट? सबको रोजगार करनी है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन किसी भी चीज़ की स्टैटिस्टिक्स आउट ऑफ फियर नहीं होनी चाहिए, आउट ऑफ मोटिवेशन होनी चाहिए। द पर्पस ऑफ मेडिकल साइंस, द पर्पस ऑफ सॉल्यूशंस इज ऑलवेज टू मेक योर होप टर्न इनटू फेट। आपकी उम्मीद को अगर हम विश्वास में बदल रहे हैं तो हम अच्छे कंसल्टेंट हैं, वरना हम बेकार हैं। आप कोर्ट में जाएं, अगर लॉयर आपको डरा दे और आपको घबराए और आपसे फिर पैसे ले तो वो अच्छा लॉयर नहीं है। वो बड़ा लॉयर हो सकता है, वो अच्छा लॉयर नहीं होगा। अगर आप मंदिर में जाएं और पुजारी आपको डराए, अरे 7:30 शुरू हो गई, अब ये हो जाएगा, तुम्हारा बच्चा बीमार होगा, तुम्हारा काम बर्बाद हो जाएगा, तो वो बड़े पंडित हो सकते हैं, वो अच्छे पंडित नहीं हो सकते। क्योंकि आपको डरा कर किसी भी चीज को किया जाए, कुदरत ऐसे काम ही नहीं करती। किसको पढ़िए ऊपर 9 प्लैनेट्स को, एक भगवान को या हजारों देवी देवताओं को कि आपको डराए? दैट इज नॉट देयर स्टैटिस्टिक्स। द पर्पस इज टू मेक यू बेटर। अगर आप किसी चीज को नहीं समझोगे तो माँ बाप भी थप्पड़ मारेंगे। राइट। मेरा छोटा बच्चा अगर प्लग में बार बार पिन मारेगा तो मैं उस पर टेप लगा दूंगी, वो टेप हटा के भी उंगली करने लगेगा तो मुझे एक आधा शॉक तो देना पड़ेगा ना कि भैया नहीं, यू हैव टू गो थ्रू अ शॉक टू अंडरस्टैंड दिस इज लाइफ थ्रेटनिंग। सिमिलरली कभी कभी बहुत बड़े दुख आ जाते हैं, विच इज टू टेल यू कि अपने ट्रैक को समझो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस। एक ही गलती बार बार मत करो। बट नोबडी वांट्स टू क्रिएट फियर इन यू, एंड इफ ह्यूमंस आर ट्राइंग टू क्रिएट फियर इन यू इवन टू ब्रिंग यू क्लोजर टू गॉड, इट्स अ बैड स्ट्रैटेजी। आपको ऐसे लोगों से काम नहीं करना चाहिए, बाकी इज इररेलेवेंट। 100 रुपए, 50 रुपए फ्री इंस्टाग्राम, आई एम हैप्पी विथ ऑल दैट, क्योंकि कम से कम आप कुछ अच्छा तो दिख रहे हो, आप कुछ प्रोग्रेसिव तो सोच रहे हो, आप कुछ बेटरमेंट की तरफ तो सोच रहे हो, आप सोल्यूशन बेस्ड माइंडसेट पर तो आ रहे हो। इट्स हैप्पीनेस फॉर मी, इट्स गुड स्ट्रैटेजी। तो वास्तु क्या मतलब ये माइंडसेट का गेम है या वास्तु में कुछ अलग टिप्स होती है? जैसे आपने बोला ना शनि भगवान पे कुछ चढ़ा देंगे अपन, या फिर कुछ एडिशनल काम कर देंगे, गाय को चारा खिला देंगे, कुत्ते को रोटी खिला देंगे, तो ये एक एडिशनल थिंग है या सब माइंडसेट का गेम है आपको बेटरमेंट बनने के लिए? इवेंचुअली तो माइंडसेट भी है, लेकिन जब ये वास्तु वास्तु पर काम हो रहा था तो घर में टॉयलेट नहीं होते थे, ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता था, या ड्रेनेज सिस्टम तो खैर बहुत एंशिएंट सिटीज में होता था, लेकिन हर घर में टॉयलेट नहीं होता था। दैट वाजंट द सिस्टम ऑफ लिविंग और ऑफ बीइंग लाइक दैट। सो इवन वेयर देयर वर सिस्टम्स, यू नो, थिंग्स वर थ्रोन आउट, डम्प्ड इन अ सर्टेन वे, इट वाज अ स्पेसिफिक वे। अब हर जगह गटर गली, इट्स अ वेरी डिफरेंट सिस्टम दैट वी आर इन राइट नाउ। इट वाज नॉट मेड आउट ऑफ प्लास्टिक्स। अगर ड्रेनेज सिस्टम में हम एंशिएंट सिटीज में जाकर देखें तो वो स्टोन और एक पैसेज के थ्रू मैनेज होता था, विच यूज टू गो बैक अगेन टू द सोर्स ऑफ नेचर। नो, अब सब कुछ बड़ा अलग हो गया है। एक घर में 6 बाथरूम, एक घर में 7 बाथरूम। बाथरूम की एनर्जी इज ड्रेनेज। आप अपना एक्स्ट्रा वेस्ट निकालते हो, वो जिस दिशा में होगा उस दिशा के भाव को ड्रेन करेगा। अब वो गलत डायरेक्शन में होगा तो उस एनर्जी को ड्रेन करेगा। जैसे नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट के लिए लोग बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट एक एक नॉर्मल लेमैन की लैंग्वेज में समझे तो नॉर्थ ईस्ट रिप्रेजेंट्स योर ब्रेन। आपका माइंड कैसा है ये आपके घर का नॉर्थ ईस्ट बताता है। आपके दिमाग में क्या चलता है, किस तरीके के ख्याल आते हैं। बुक्स होंगे तो आप ज्ञान की तरफ जाएंगे, भगवान होंगे तो आप समर्पण की तरफ जाएंगे, भक्ति की तरफ जाएंगे, टीवी होगा तो आप एंग्जाइटी की तरफ जाएंगे।
क्या है नॉर्थ ईस्ट में, ये आपके दिमाग को बताता है। अब अगर वहाँ टॉयलेट होगा तो आप पूरा दिन अगर कोई चीज़ सोचेंगे भी तो आप अपने आइडियाज़ को ड्रेन करेंगे, उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। बिकॉज योर होम इज एक्सटेंशन ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आप घूमने गए, आप मसूरी घूमने गए, आप टर्की घूमने गए, आपने वहां पर एक छोटा सा स्टैचू देखा, आपको लगा अरे ये ना मेरे घर में इस ड्राइंग रूम के कोने में बड़ा अच्छा लगेगा, और आपने खरीदा और आके वहां लगा दिया। तो आप अपने घर को यहीं लिए चल रहे हैं, अपने दिमाग में ही अपने घर को लिए चल रहे हैं। एक मैग्नेट खरीदी, इसको मैं फ्रिज पे लगाऊंगा, एवरीथिंग इज देयर इन योर हेड। तो आप अपने घर को अपने ही दिमाग में लिए चल रहे हैं। सो योर होम इज एक्सटेंशन ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, या आपके घर का एक्सटेंशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में। तो आप यहाँ जो जो रखोगे वो यहाँ यहाँ चेंजेस करना शुरू करेगा। दिमाग के अंदर आ जाएगा सब कुछ। करेक्ट। सिमिलरली आप जब यहाँ चेंजेस करोगे तो आपको अब ये पेंटिंग अच्छी नहीं लग रही है, अरे आप ही ने खरीदी थी 3 साल पहले, आप ही ने लगाई थी, आपको ही बहुत पसंद थी, अब क्या हो गया कि आपको पसंद नहीं आ रही? बिकॉज यू आर इवॉल्विंग। आपके आपके दिमाग में कुछ चेंजेस हुए जिसके कारण अब आपको ये अच्छा नहीं लग रहा जो आपको तब अच्छा लग रहा था। ऐसा आप अपने बच्चों के साथ तो नहीं फील करते हो कि अरे यार 7 साल का हो गया तू, अब बस हो गया तेरा, मैं बोर हो गया, चल निकल। हाँ, यू डोंट डू इट, बिकॉज आपकी ब्रेन में उसको लेकर अटैचमेंट इवॉल्व हो रही है, बढ़ रही है, घट नहीं रही है। बट कहीं कुछ चेंज हुआ कि अब आपको रेड कलर नहीं पसंद, अब आपको ब्लैक कलर नहीं पसंद, अब आपको व्हाइट पसंद आ रहा है। तो अब आपको अपने घर में ना सब कुछ व्हाइट व्हाइट करने को दिल कर रहा है। अब आपको ज्यादा पैसे पौधे लगाने का दिल कर रहा है, क्योंकि अब आपको ज्यादा पैसे कमाने को दिल कर रहा है। तो ये यहाँ चेंज हुआ, जिस चेंज को हम एक्चुअली यहाँ प्रेजेंट करते हैं अपने घर में, अपनी जिंदगी में, अपनी बॉडी पे, अपने कपड़ों पर, अपने देख रेख में, अपनी बातचीत में। बट एवरीथिंग इज हियर। आपके पास करोड़ों रुपए हो, आपके पास बहुत अच्छा घर हो, बहुत खूबसूरत बॉडी हो, और एक छोटे से एक्सीडेंट से आप कोमा में चले गए, सब बेकार ना। जब यही काम नहीं कर रहा, धड़कन भी काम कर रही है, ब्लड फ्लो भी काम कर रहा है, बॉडी से ग्लूकोज जाकर भी पच रही है, पर ये काम नहीं कर रहा, कुछ काम नहीं कर रहा। ये बाथरूम वाला कॉन्सेप्ट बताओ, क्योंकि बहुत रील वायरल होती है कि भैया गलत डायरेक्शन में बाथरूम बन गया, फिर एक रेड रेड टेप लगा लो या फिर ग्रीन टेप लगा लो या फिर ब्लू टेप लगा लो, तो सब सॉल्व हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या एक्चुअली मायने रखता है या फिर नहीं रखता है? अगर आप किसी सपोज मैं यहाँ पे बैठ गई, मेरे नेचुरली लिप्स का जो कलर है वो वेरी फेड पिंक टोन है, जो स्क्रीन पे अच्छा नहीं लगता। नॉर्मली तो मैं घूम लेती हूँ ऐसे। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने लिप्स की सर्जरी नहीं कराई, मैंने उसके ऊपर परमानेंट तोड़ फोड़ करके कलर नहीं कराया, मैंने एक सिंपल लिप ग्लॉस लगाया और मैं आकर यहाँ बैठ गई। तो हम बिना तोड़ फोड़ के सोल्यूशन करते हैं टू थिंग्स व्हाट वी लाइक टू एस्पायर एंड टू अचीव। सिमिलरली अगर आपके घर में टॉयलेट गलत डायरेक्शन में है तो वो आप क्या करोगे, क्यों तोड़ोगे उसको, और फिर कहाँ बनाओगे? और अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ फिक्स्ड अपार्टमेंट है, आपको लग्जरी नहीं है अपनी पसंद से घर बनाने का, तो जो है सो है, आप क्या तोड़ेंगे? देन वी डू ट्रीटमेंट्स अराउंड इट। जब आप एक एक टॉयलेट सीट के आसपास चारों तरफ एक पीली टेप लगा देते हो तो वो अर्थ एलिमेंट को क्रिएट कर देता है। धरती से बीज फूटता है तो पीले रंग का फूटता है। तो येलो कलर हम बसंत पंचमी मनाते हैं, हम पीले रंग को स्प्रिंग के साथ करते हैं, ये धरती के खिलने का रंग है। तो हम अर्थ एलिमेंट को पीले रंग से जोड़ते हैं। तो जब हम पीली टेप लगा देते हैं तो हम कुदरत के साथ एक सिस्टम सेट कर लेते हैं, जैसे हम भगवान के साथ सेट कर लेते हैं 1 किलो पेड़ा देकर नौकरी के प्रमोशन का, ऐसे ही हम धरती के साथ भी एक सिस्टम सेट कर लेते हैं दैट लुक दिस इज अ प्रॉब्लम। अब मैं यहाँ दीवार तो नहीं बना सकती, मैं इसको तोड़ भी नहीं सकती, तो मैं इसके आसपास अर्थ एलिमेंट क्रिएट कर रही हूँ कि अब ये जगह ना मेरे लिए बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं देगी, क्योंकि मैंने एक दीवार चारों तरफ उसकी खड़ी कर दी पीली टेप लगाकर। बट अगर आप किसी को उसका लॉजिक नहीं बताओगे, वो उसके साथ तालमेल नहीं बिठाएगा, वो उस टेप के उखड़ने पर उसको ठीक नहीं करेगा, तो रिजल्ट कैसे मिलेगा? आपको उसके भाव को उस लॉजिक के साथ जोड़ना तो पड़ेगा कि ये हम नहीं कर सकते और ये हम कर रहे हैं, इसका ये रिजल्ट है। तब तो उसका इमोशन जुड़ेगा, उसको उसके रिजल्ट में फर्क समझ में आएगा। बिना बताए कैसे चलेगा काम? सो मैम एक बात बताओ, इस पॉडकास्ट में आज क्लियर करते हैं अपनी चीज़ को कि बाथरूम कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए फाइनली, 16 डायरेक्शन है या 4 डायरेक्शन है, पर आप बता दो कि ये बाथरूम इस डायरेक्शन में होगा तो सब सही रहेगा। 16 जोन्स के हिसाब से ही वॉशरूम होना चाहिए, और जब तक आपके पास आपका प्रॉपर मैप बना हुआ नहीं है आपके लिए मुश्किल होगा। तो 3 डायरेक्शन जिसमें बाथरूम होना कंफर्टेबल और अच्छा माना जाता है इस ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट का मतलब है ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच का हिस्सा। ये डायरेक्शन एंग्जाइटी की होती है, तो एंग्जाइटी फ्लश हो जाए हमारे लिए अच्छा है। दूसरी दिशा है साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में, ना साउथ ना साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट। ये डायरेक्शन होती है ड्रेनेज की, तो ड्रेनेज पे ड्रेनेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी डायरेक्शन होती है वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में, विच इज कॉल्ड WNW, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट।
ये डायरेक्शन होती है डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन भी हमारी लाइफ से डिलीट हो जाए अच्छा है। तो इन 3 दिशाओं पे नेचुरली जब टॉयलेट होता है तो वो अच्छा माना जाता है। वाह! अच्छा, एक थोड़ी-सी रॉ बात करते हैं मैम कि ना मैंने आज से 1 साल पहले एक फ्रेम डिज़ाइन करी थी मैंने। क्या डिज़ाइन की थी आपने? फ्रेम फ्रेम फ्रेम, हुँ, फ्रेम। ओके। उस फ्रेम में मैंने क्या डिज़ाइन किया था कि उसमें एक पोमेग्रेनेट का ट्री है और पोमेग्रेनेट उसमें आ रहे हैं और मेरे दिमाग में ऐसे कुछ बात आई कि मैं ये बिज़नेस वालों को दूँगा और बिज़नेस वाले अपने वॉल पे लगाएँगे। एक मैंने डिसाइड किया साउथ ज़ोन में लगाएँगे। मैं आपको एक रॉ बात बता रहा हूँ जो मेरे आज से 1 साल पहले हुई थी। ये फ्रेम है ऐसी, इसका नाम मैंने रखा था समृद्धि फ्रेम्स और मैंने इसको ये मतलब ये इसका ये कॉन्सेप्ट निकाला था कि अगर आपको बिज़नेस को ग्रो करना है, तो पोमेग्रेनेट की अगर अगर आप वो लगाओगे ट्री मतलब ये फ्रेम लगाओगे, तो आपका बिज़नेस ग्रो हो जाएगा। क्योंकि जो पोमेग्रेनेट होता है वो मल्टीपल चीज़ों को दिखाता है कि आपने उसमें बहुत सारे बीज होते हैं, 250 से ज़्यादा बीज होते हैं जो आप कहीं पे डालोगे तो मल्टीफ़ोल्ड होगा आपका बिज़नेस। और थोड़े ही दिन बाद आपका एक वीडियो आता है मेरे सामने, जिसमें आप सेम बात कर रहे हो। हुँ। तो क्या ये एक्चुअली सही है? जो मैंने सोचा मैंने बनाया ये चीज़ और आपका एक वीडियो वायरल हुआ था काफ़ी कि पोमेग्रेनेट का अगर आप पेड़ लगा लो या फिर अपने अगर आप बिज़नेस करते हो, तो अपने साउथ ईस्ट ज़ोन के अंदर आप ये पोमेग्रेनेट की फ्रेम लगा लो, तो आपका बिज़नेस ग्रो कर सकता है। अनार का जो पेड़ है इसको लाल किताब ने मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन बताया और इसको हम ऐसे समझते हैं कि मंगल मतलब एक्शन एंड शुक्र मतलब रिजल्ट। हाँ, आप एफर्ट करो और आपको उसका जूस मिल जाए। शुक्र मतलब रस, निचोड़ हर चीज़ का एंड मंगल मीन्स एफर्ट गोइंग इन वन डायरेक्शन। तो बहुत खूबसूरती से लाल किताब ने इसको बोला कि ये मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन है, विच इज़ ब्यूटिफुली टू अस टू अंडरस्टैंड कि इस फल को माँ लक्ष्मी को भेंट किया जाता है, अनार का फल। और फिर फेंग शुई इसको फ्रूट ऑफ फर्टिलिटी मानती है और कहते हैं कि आपके डाइनिंग टेबल पे अनार ज़रूर होना चाहिए। लेकिन अनार के पेड़ से अच्छा है एक्चुअल अनार, क्योंकि ए अवेलेबल है मार्केट में। हमारी देश की कम्फर्ट है कि हमें 12 महीने ये फल मिल जाता है, चाहे फिर वो अफ़गानिस्तान से आए, हमारे यहाँ पे गुड़े उगे, जैसे मर्ज़ी हो। पेड़ लगा देने पर और कम्फर्ट हो जाता है बिकॉज़ अगर आपका क्लाइमेट इसको अप्रूव करता है तो आप एक चीज़, एक आपने मेरी फ़ोटो लगाई हुई है और एक मैं बैठी हूँ, तो कितना फ़र्क है? तो उसमें उतना ही फ़र्क आ जाता है। बट अगर ये ना भी पॉसिबल हो, आपको इस अपार्टमेंट में कैसे लगाएगा ना अनार का पेड़? संभव ही नहीं है। उगे, धूप हो, खुला हो साउथ ईस्ट में या साउथ में। तो अनार रख कर फिर उसको इस तरीके से कर कि वहाँ पे कैंडल जला दी, वहाँ पर थोड़ा-सा चैंट कर लिया, भगवान का नाम ले लिया कि उसमें ऊर्जा भर दी और उसको कंज़्यूम करना है क्योंकि रिज़ल्ट तो हम ही को देना है। नेचर भी तब तक ही देगी जब तक हम एक्शन लेते रहेंगे। तो उसको कंज़्यूम कर लेना बहुत ही ब्यूटीफुल फिनोमेना है। तो मैं रखने में बिलीव करती हूँ कि अब पेड़ जिस मर्ज़ी का हो, रिज़ल्ट मुझे मिल जाए। कंपनी जिस मर्ज़ी की हो, मेरी ग्रोथ हो। तो वो ग्रोथ के लिए माइंडसेट को फिजिकली भी बॉडी में डालना पड़ेगा, उसको फिजिकली भी करना पड़ेगा। तो अगर आप अनार के पेड़ की तस्वीर लगा रहे हैं, तो उसके नीचे 2 अनार रखो भी और फिर हफ्ते में उसको कंज्यूम भी करो, उसको खाओ भी। बिकॉज़ व्हाट इज़ आउट देयर इन योर इमेजिनेशन थ्रू अ ट्री इज़ कमिंग आउट इन रियलिटी आल्सो एंड यू आर कंज्यूमिंग इट, यू आर हैविंग इट। तो आप एक साइकिल, एक चेन बना रहे हो। ये तो तस्वीर लगी हुई है, 2 महीने, 3 महीने मज़ा आएगा, फिर भूल जाओगे। Bring it into an action, a phenomena, a circle every time. तो एक बात बताओ जैसे किस्मत का एक रोल होता है बहुत बड़ा कि सब बोलते हैं कि किस्मत होनी चाहिए अगर किस्मत नहीं क्योंकि आप भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ बात करती होगी, पॉलिटिशियंस के साथ बात करते बड़े-बड़े लोगों के साथ बात वो बोलते हैं कि यार किस्मत अगर हमारी नहीं होती शायद, तो हम यहाँ पे नहीं पहुँचते। तो हार्ड वर्क ज़्यादा बड़ा है, किस्मत ज़्यादा बड़ी है या फिर अपन एस्ट्रोलॉजी के थ्रू इन चीज़ों को चेंज करके अपना एक डेस्टिनी बना सकते हैं? इसको ये आपने 6-7 सवाल एक साथ एक ही वर्ड में डाल दिए, पर मैं कोशिश करती हूँ इसको 2-2 सेंटेंस में समझाऊँ। आप दिवाली पे ताश खेलते हैं? नहीं, सच बोलो। नहीं खेलता हूँ। घर पर लोग खेलते हैं, अब मैं तो चाहता हूँ कोई ताश नहीं खेले। पर चाहने से छोड़ दो, हाँ, खेलते हैं। देखिए तो ये फिनोमेना ताश खेलने का क्यों शुरू हुआ? इट वाज़ जस्ट अ ईयरली गेम। ईयरली गेम नॉट टू लूज़ मनी और गेन मनी, बट एन ईयरली गेम टू अंडरस्टैंड कि आपको ज़िंदगी में जीना कैसे, काम कैसे करना है, बिज़नेस कैसे करना है। अगर आपके पास बहुत अच्छे पत्ते आ गए, किस्मत,
पर आपके चेहरे पर वो एक्साइटमेंट आ गई। तो अगर आपको 2000 रुपए जीतने हैं सपोज, तो आप 1500 रुपए या 1000 रुपए जीत के आपकी गेम खत्म हो जाएगी, क्योंकि सामने वाले को समझ आ जाएगा कि अरे स्ट्रॉन्ग पत्ते हैं, ब्लफ राइट नहीं करते, राइट गेम डाउन कर देते। ये किस्मत का रोल है। पर अगर आपने उसको ठीक स्किल से नहीं जोड़ा, तो किस्मत क्या करेगी? अब यही आपके पास खराब पत्ते आ गए और आपके चेहरे से बड़ा कॉन्फिडेंस लग रहा है, सामने वाले के पास अच्छे पत्ते भी होंगे, आपकी गुडविल और आपकी स्किल के बेसिस पर वो गेम पैक कर देगा और आप गेम जीत जाएंगे। सो द गेम ऑफ कार्ड्स वाज जस्ट टू टीच अस कि जब हमारी जिंदगी में अपॉर्चुनिटी अच्छी आए, किस्मत अच्छी काम करे, तो हम उसका मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लें, और जब किस्मत अच्छी काम ना करे तो हम स्किल से उसका बेनिफिट कैसे लें। किस्मत यानी कि डेस्टिनी एंड स्किल्स हैव टू गो टुगेदर, नहीं तो नई बात बन सकती, नहीं दोनों साथ संभव पे है। जाना चाहिए। हाँ, तो इट वाज जस्ट अ वे टू टेल यू कि इस साल आपकी किस्मत का रोल ज्यादा रहेगा, कि इस साल आपकी स्किल्स का रोल ज्यादा रहेगा, और फिर उस डायरेक्शन में हमें चलना है। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल वे, अ माइंडफुल वे फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट मुझे जिंदगी में स्किल्स और किस्मत को बैलेंस बनाकर चलना है, एंड विच वी ड्रॉप्ड, उसको हमने ताश, जुआ और पैसे का गेम बना दिया। दैट वाज नॉट द पर्पस। सो एवरी रिचुअल दैट वी सी वाज अ ब्यूटीफुल वे टू इवॉल्व यू, टू मॉडिफाई यू। किस्मत सिर्फ अपॉर्चुनिटी है। आपके पास अपॉर्चुनिटी आई, आप अभी मेरे सामने नहीं, मोदी जी के सामने बात करके बैठ रहे हो, ये हो सकता है, ये संभव है, पॉसिबल है। लेकिन क्या आप उस 1 घंटे में उस अपॉर्चुनिटी को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कि उनको आपके अंदर अपॉर्चुनिटी दिखने लगे, हाँ वो आपको पसंद करने लगे, वो आपको बुलाने लगे, तब तो एनकैशमेंट है। ये आपकी स्किल पे डिपेंड करता है। अपॉर्चुनिटी तो आई जाएगी, उसको किया क्या उस अपॉर्चुनिटी का, सो दैट इज स्किल। सो किस्मत जरूर आपके सामने चीजें खोल सकती है, बट फिर क्या, अगली बार क्या करेंगे? सो दैट एनकैशमेंट कैन हैपन ओनली थ्रू स्किल्स। वो बोलते हैं ना कि डॉक्टर अपना खुद ऑपरेशन नहीं कर सकता, ना ही अपने खुद बाल नहीं काट सकता, एक एस्ट्रोलॉजी खुद अपनी जिंदगी बता नहीं सकता है। तो आपकी जिंदगी में भी कोई टर्निंग पॉइंट आया था ऐसा लाइफ का? नहीं नहीं, हर हफ्ते ही आते हैं। हर हफ्ते आता है? How ambitious you are, हर how हफ्ते? how aspiring you are, you know, is and how mindful you are। आप हर एक अपॉर्चुनिटी में एक नया टर्न देख सकते हो। आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है। मैं महीने में 1 बार शूट करती हूँ अपने रील्स का और सब खत्म कर लेती हूँ। अब वो पूरा दिन, जिस दिन मैंने, एंड आई डोंट प्लान, मैं आपकी तरह रिटन नोट्स नहीं करती हूँ, मैं एक्सटेम्पोर हूँ, मैं तो नदी हूँ ना, मेरा जहाँ मन करेगा मैं तो बहूंगी। आज मैं यही बोलूंगी, अब वो टीम बोले नहीं पसंद हो, कुछ भी हो, आई डू व्हाट आई डू। सेकेंडली, मैं सोशल मीडिया देखती ही नहीं हूँ। बिल्कुल भी नहीं देखते, नहीं, जीरो? नहीं, 99.99% ज़ीरो। तो मेरे को वो डिप्रेशन ही नहीं होता, इस पर क्या व्यूज़, इस पर क्या लाइक, इस पे क्या कमेंट, आई गिव अ डैम। मैंने अपना काम किया, मेरा चैप्टर क्लोज़। जिसको पसंद है देखो, नहीं पसंद है नहीं देखो। पसंद करके देख के गंदा लिखना है तुम्हारी मर्ज़ी। ना मैं देखती हूँ, ना मेरा रिएक्शन है। और अगर कभी मेरी टीम मुझे स्नैपशॉट देती भी है, आई हैव नेवर टेकन क्रिटिसिज्म टू माय हेड, मतलब मुझे तकलीफ ही नहीं होती है। कुछ भी लिख दो, इट डज़न्ट मैटर मी। तो ये तो आप बुद्ध की तरह बात कर रहे हो कि आपको कुछ फीलिंग नहीं होती, मतलब कि कोई लिखता मुझे है तो अच्छे की भी लगता है नहीं ना। होती। ना, मुझे अच्छे की भी नहीं तो होती। ये अब तो आप मेरी तारीफ़ में ही गाने भगवान बुद्ध गाओ। बोलते हैं तो कि भाई कि कोई फीलिंग नहीं हो रही है आपको, अगर कोई बात बोल रहा है, अगर मैं आपको कुछ बात बोलूँ तो आपको हर्ट होना चाहिए, आपको लगना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं इंसान होता, है ना हम तो। बिकॉज़ आप मेरे लिए आज इस समय अभी एज़ अ डिसीजन 1 घंटे के लिए हो, मेरे को क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए? मतलब हाउ डज़ इट मैटर? आपकी क्या अपब्रिंगिंग है, आपकी क्या सोच है, आप क्या सोचे हो, ये पूरे बैकलॉग के साथ आता है। इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? ना मैं तारीफ़ इधर जाने देती हूँ और ना मैं तकलीफ़ इधर जाने देती हूँ। इट्स इर्रेलेवेंट। तो ये अननोन लोगों के लिए या फिर परिवार वालों के साथ भी ऐसा ही है? नहीं, परिवार वालों के साथ भी फिर मैं सोचती हूँ कि ये मेरे बेटरमेंट के लिए बोल रहे हैं, आउट ऑफ जेलसी बोल रहे हैं, या कुछ बोलना है तो बोल रहे हैं। मैं इमीडिएटली इसको डेसिफर करके 3 कैटेगरी में डाल देती हूँ। अगर मेरे बेटरमेंट के लिए बोल रहे हैं तो मैं 4 सवाल और पूछती हूँ, अच्छा ऐसे क्यों लगा? कब लगा? फिर इसका सॉल्यूशन बताओ क्या होना चाहिए? देन आई पुट क्वेश्चंस एंड ट्राई एंड सी एंड फिगर आउट कि एक्चुअल पर्पस क्या है? जेन्युइनिटी है, आउट ऑफ जेलसी है, क्या है? बट अगर मुझे लगता है आउट ऑफ जेलसी है, तो मुझे लगता है कि गुड, कि ये भाव जगा पाए किसी के अंदर, बिकॉज एस्पिरेशन जब पूरी नहीं होती तो जेलसी का फॉर्म लेती है। तो मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, मैं प्रणाम करती हूँ कि मैं अपने आप को काबिल बना रही हूँ कि आपने समय दिया मेरे से चिढ़ने का और इस जेलसी के भाव को लगाने का, और मैं आगे निकल जाती हूँ। बट इफ इट इज आउट ऑफ कि कुछ बोल रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, मतलब सभी बोल रहे हैं, थोड़ा तुम भी बोल लो, हाउ डज इट मैटर? फॉर मी इट इज इररेलेवेंट इफ इट इज कमिंग विद अ गुड इंटेंशन और अ राइट इमोशन, आई डोंट केयर। मतलब मुझे कभी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं देखती ही नहीं, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। बट कमिंग बैक टू इट, दैट 1 आवर ऑफ कंटेंट दैट आई क्रिएट, 2-2 3-3 मिनट का 15, मैं अपने हाथ पर देखा, एक नया साइन बन गया, सॉरी मेरा ध्यान गलत चला गया।
So that gives me an opportunity to reach out and deliver what I want to deliver, the impact that I want to create to millions and also in total to a billion also. अगर एक रील पर 10 मिलियन 15 मिलियन 20 मिलियन आए तो वो अपॉर्चुनिटी है फॉर मी टू रीच आउट ऑफ माई इंटेंशन एंड माई नॉलेज दैट इज गॉड गिफ्टेड टू सेवरल पीपल. उस अपॉर्चुनिटी को मैं कितने ईमानदारी से, कितनी माइंडफुलनेस से और कितनी सरलता से प्रेजेंट करती हूँ इस अपॉर्चुनिटी. अभी खत्म. अब अगर गवा दी तो गवा दी. अब वो 100 मिलियन 50 पे भी रह सकता है, 20 पे भी रह सकता है, 10 पे भी रह सकता है, 1 पे भी रह सकता है और कुछ हजार पे भी आ सकता है. सो इट इज ऑन मी of using that opportunity. So in today's world, we all have opportunity all the time. It could be turning point every week, every day, every minute. How mindful we are, how aware we are, and how desperate we are to make that happen. तो आप कर्म फल में नहीं हो, मतलब फल मिलेगा नहीं मिलेगा उसमें आप टेंशन नहीं ये लेते हो. फल तो मिलेगा ही. हाँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि फल ना मिले. हाँ. अभी मिले की स्पीड में और रेस में मैं नहीं हूँ. वो नहीं हो आप. और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी मेहनत पे मिठास का डिपेंड करता है. मैंने क्या बोया, मैंने क्या खाद पानी डाला, क्या धूप दी, उस पर डिपेंड करता है कि फल मीठा मिलेगा. अब अगर मैंने एक अनार का पेड़ लगा दिया और वो उग रहा है तो कैसे पॉसिबल है ना कि फल नहीं आएगा. और अगर फूल आ गया तो फल आएगा ही. अब अगर मैं कच्चे को तोड़ लूं तो वो पेड़ की भी बेइज्जती और मेरी भी बेवकूफ़ी. आई डोंट बिलीव इन प्रीमेच्योर डिलीवरीज. You can't make 9 women pregnant and expect the child in 1 month. अगर 9 औरतें भी एक साथ प्रेग्नेंट करोगे तो बच्चा तो हर एक का 9 महीने में आएगा. भी जुड़ के 9 महीने में कैसे आ जाएगा. मतलब इट्स नॉट पॉसिबल. सो द पॉइंट इज दैट आई हैव पेशेंस एंड आई एंजॉय दैट. फॉर मी इट्स जर्नी एंड गोल बोथ. अच्छा, एस्ट्रोलॉजी में एक बात बोली जाती है मैम कि है ना, जैसे सब कुछ अच्छा चल रहा है तब तो कोई टेंशन नहीं, जैसे भगवान के पास जाते हो और कुछ पूरा हो गया तो तुरंत चले जाते हैं. तो आप भी इतने बड़े बड़े लोगों के साथ बैठते उठते हो, तो आप मुझे ये बताओ कि उसे परेशानी में आपके पास आते हैं या पहले से प्री डिफाइंड कंसल्टेंट लेते हैं? देखो, जब हमारे पास बहुत कुछ होता है ना, हमने गेन किया होता है लाइफ में, देन वी हैव फियर ऑफ लूजिंग. तो हमें लगता है ये बढ़ नहीं रहा तो इंटैक्ट हो जाए. तो इसलिए पीपल हु आर सक्सेसफुल, लाइक JB Morgan said that astrology is not meant for millionaires, it is meant for billionaires. बिकॉज आप स्ट्रैटेजी के बारे में सोचोगे, आप कोई गलत स्टेप ना हो उसके बारे में सोचोगे. गाइडेंस उसको चाहिए जो जो चलने और फिरने के लायक है. सो एस्ट्रोलॉजी इज नॉट प्रिडिक्टिव साइंस, इट्स अ गाइडिंग साइंस. आपके फ़ोन पर वेदर ऐप है और आप सिंगापुर जा रहे हो और आपको पता हो कि यहाँ आज बारिश होने वाली है, तो आप अपनी वाइट पैंट नहीं पहनोगे कि नीचे से खराब हो जाएगी. आप एक अम्ब्रेला कैरी कर लोगे. हो सकता है बारिश ना भी हो पर आप प्रिपेयर्ड हो. और आप थोड़ी मुश्किल हो सकती है एक्स्ट्रा वजन कैरी करने में, बट यू आर प्रिपेयर्ड. दिस साइंस इज ओनली टू हेल्प यू, नॉट टू क्रिएट फियर इन यू. प्रिडिक्शन करते तो आपके हाथ पैर कट गए. अगर प्रारब्ध को हम मॉडिफाई ना कर सके तो फिर भगवान और हमारा रोल ही क्या है, हम करने क्या आए हैं. हमारी जिंदगी के साल तय नहीं होते, हम सांस लेकर आते हैं. अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हो, जैसे आप देखिए जो लोग क्लासिकल म्यूजिक में हैं उनकी लंबी उम्र होती है क्योंकि वो रियाज के थ्रू स्लो ब्रीदिंग करते हैं. दे आर नॉट लाइक अस. वो चेस्ट से नहीं ब्रीथ करते, वो नाभि से ब्रीथ करते हैं. जैसे बच्चे का पेट फूलता है जब वो सांस लेता है. सो आप सांस लेकर आए हो, उम्र लेकर नहीं आए हो. ये आपका प्रारब्ध है कि आप इतनी सांस लेकर आए हो, पर उसने आपको फ्रीडम दी है कि आपको सांस कितनी एक्सपैंड करके चल रहे हो. सो ये हमारे थॉटफुलनेस और हमारे एक्शंस के ऊपर है. अगर सब कुछ ही उसने करना है तो फिर हम क्या कर रहे हैं. उसने हमें समझ दी, ज्ञान दिया, ऑप्शंस दिए, होप दिए, एक प्रारब्ध दिया कि हम इस फैमिली में पैदा हुए, पर उसको अगर हम यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं तो वो भी ऊपर से मुस्कुरा रहा है और हम भी नीचे से रो रहे हैं. तालमेल ही नहीं बना. आपकी मेरी कम्युनिकेशन में आप रो और मैं मुस्कुराऊं तो कैसे बनेगा. सही बात. आपको समझना पड़ेगा ना कि मैंने तो तुमको इतना कुछ दिया. यू गॉट अ ब्यूटीफुल बॉडी, पर अगर आप रोज आधा किलो जलेबी खा रहे हो तो वो बेचारा भी क्या करे ना. फिर आप भगवान के पास और मिठाई लेकर जाओ भोग के तौर पर, तो वो क्या कर सकता है. उसने आपको समझ दी कि इस खाने से वजन बढ़ेगा, तुम्हें मैंने हेल्दी शरीर देकर पैदा किया, तुम्हें बताया सेल्फ कंट्रोल एक्सेसिबल है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, तुम भी कर सकते हो, और तुम ना करो. योर विश. अच्छा मैम, एक बात और करते हैं अपन कि है ना, देखो कोई बोलता है कि हाथ की रेखाएं देख के हम बता देंगे, कोई बोलता है माथे की रेखाएं देख के बता देंगे, कोई बोलता है कि आपका एस्ट्रोलॉजी मतलब वास्तु देख के बता देंगे, कोई बोलता है न्यूमरोलॉजी देख के बता देंगे, आजकल तो फोनोलॉजी भी चल रहा है. तो एक आदमी की जिंदगी है, चीजें से ये दिख यहाँ दिख रही है, यहाँ दिख रही है, तो सब अलग अलग है या सबको कंबाइन करके जिंदगी जी जाए? देखिए, जब आप जीपी के पास जाते हैं, जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं जो डॉक्टर है,
तो वो सब देख लेता है। अच्छा, आप किधर पेट दर्द हो रहा है, रात को क्या खाया था, क्या कितने बजे डिनर करते हो, सुबह सैर पे जाते हो नहीं जाते हो, बॉडी का पोस्चर क्या है, वो सारे सवाल पूछता है। लेकिन अगर आपको एक स्पेसिफिक एरिया पे पेन है तो आप एक स्पेसिफिक डॉक्टर के पास जाते हो। हाथ का प्रॉब्लम है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे, नसें कमजोर हो रही हैं तो आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओगे, बट आप पहले जीपी के पास जाओगे। सो when I look at somebody, I look at them for in every way. पहले मैं उनका चेहरा देखूंगी, मुझे समझ में आ जाएगा ये प्लैनेट स्ट्रांग है। फिर मैं हाथ देखूंगी, फिर मैं देखूंगी एस्ट्रोलॉजी क्या कह रही है, वो समय कब आएगा। और कई बार हमारे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में और कॉन्शियस माइंड में ही बड़ा डिफरेंस होता है। जैसे लेफ्ट हैंड इज आप जो लेकर आए और आपने उसका क्या किया, इज योर एक्शन हैंड। तो एक हाथ की लकीर दूसरे हाथ से नहीं मिलती है। इसीलिए नहीं मिलती है क्योंकि जो हम लेकर आए और जो हम पा रहे हैं उसमें फर्क होता है कई बार। जैसे मोदी जी एक सामान्य परिवार के थे पर जो पाया वो सामान्य नहीं है ना। ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियन है जो बहुत बड़े परिवार के थे पर जो पाया वो उस परिवार के लेवल से कम का पाया। राइट। राइट। तो ये आपका प्रारब्ध है और ये आपने उसका क्या किया। तो देन यू लुक एट दैट, देन यू लुक एट देयर हॉरोस्कोप टू अंडरस्टैंड कि सही समय का चक्र कब घूमेगा। फिर हाउसेस की हमने कोई एंटी एलिमेंट तो नहीं रखा क्योंकि ना चाहते हुए भी 1/3 जिंदगी आप अपने बेडरूम में काट देते हो। आप उस बेडरूम में नहाने जाते हो, सोते हो, रहते हो। सो 1/3 ऑफ योर लाइफ इज इम्पैक्टेड बाय द हाउस दैट यू लिव इन। देन यू सी कि हमारी एस्पिरेशनल चीजें हमारे घर में है कि एंटी एलिमेंट हमने डाल दिया। फिर इसके साथ साथ आप सिग्नेचर देखते हो कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में आपकी ग्रोथ कैसे हो रही है। अगर हाथ की लकीरें क्लियर नहीं है तो आप पैर की लकीरें भी देखते हो। आप समुद्रिक शास्त्र में बॉडी पे मोल्स भी चेक करते हो कि कहीं टाइम ऑफ बर्थ गलत तो नहीं है, तो जरा अलाइन कर लो। आपको सब देखना होता है, सब, क्योंकि सब चीज रिजल्ट दे रही है इंक्लूडिंग न्यूमरोलॉजी। क्योंकि आपको अगर कोई खबर आनी है, कोई अपॉर्चुनिटी आनी है तो आपके घर चिट्ठी नहीं आएगी, आपको फोन आएगा। सो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट रेलिवेंट थिंग दैट इज देयर फॉर यू। अगर आप किसी से मीटिंग करने जा रहे हो और आपके पास अपनी गाड़ी है तो वो गाड़ी का नंबर भी कुछ कैरी कर रहा है क्योंकि उसी पर चलान आ रहा है। आपके घर का नंबर है जिसके ऊपर आपके पास कोई गवर्नमेंट के नोटिस आ रहे हैं। सो एवरीथिंग इज बिकम रेलिवेंट। आपका सोशल मीडिया पे नाम आ रहा है, लोग आपका नाम सर्च कर रहे हैं, उस अल्फाबेट का भी एक नंबर है। क्या वो सिंक्रोनाइज्ड है आपकी डेट ऑफ बर्थ से। एवरीथिंग इज जो प्रारब्ध आप लेकर आए हो कम से कम उतना लेवल तो मेंटेन करो अगर बढ़ा नहीं रहे हो। तो आप ये बात कह रहे हो कि अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो उसका प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग निकाल के, सब कुछ उसकी जन्म कुंडली निकाल के उसको उस डायरेक्शन में डाला जा सकता है जिसमें वो जाना चाहता है। मतलब वो जाना तो चाहता नहीं है बट उसमें उसकी कुंडली ये बोल रही है कि इसमें आप जाना चाहते हो, आप पॉलिटिकल करियर बनाओगे, आप सिंगिंग में बनाओगे, आप यहाँ बनाओगे। तो ये पॉसिबिलिटीज है। ये पॉसिबिलिटीज बहुत सारे लोगों ने हमेशा अपनाई और की भी। और अगर आप देखें तो जब जब गौतम बुद्धा हुए थे और उनके घर पर सिद्धार्थ थे, तब वो जब वो पैदा ही हुए तो उनके यहाँ पर बहुत बड़े सेंट आए जिन्होंने सिर्फ उनका पैर देखा और बोला कि ये संन्यास लेगा और ये तो बहुत बड़ा गुरु बनेगा, ये तो ईश्वर का रूप ही रूपांतरित हुआ है। तो गौतम बुद्ध के, सिद्धार्थ जी के पेरेंट फादर बड़े डर गए, घबरा गए। तो उन्होंने सब बंद कर दिया, इसको बाहर की दुनिया का एक्सपोजर मत दो, इसको सब कंफर्ट दो, लग्जरी दो, यंग उम्र में शादी करो, सारे प्लेजर दो, वाइन, विमेन, एवरीथिंग ही वाज प्रोवाइडेड विद, कि इनका वैराग्य की तरह कभी ध्यान ना जाए। पर क्या प्रारब्ध रुका? नहीं रुका। एक इंसिडेंट, एक मोमेंट और वो जग गया जो आपके लिए बना था। सो माय पॉइंट इज कि तब भी ये चीज तय थी कि ये होगा, ये प्रारब्ध होगा। बट जो बताने वाला है वो भी तो सेंसिबल हो। नीम हकीम होगा तो क्या बताएगा और क्या करेगा। सो माय पॉइंट इज दैट राइट पर्सन कैन गाइड यू नॉट प्रेडिक्ट। पर जिन बच्चों के माँ बाप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव रखते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी वो तो समझते हैं, डेट निकाल के फिर बच्चे तो पैदा करते हैं। आप ये कह रहे हो कि भाई कि डेट अगर निकाल ली बच्चे की, मतलब टाइम निकाल लिया, तो उसकी पूरी जिंदगी चेंज हो जाएगी। वो उस बच्चे का प्रारब्ध था कि डॉक्टर ने सी सेक्शन करने को बोला, उस समय पर सी सेक्शन हुआ, माँ बाप ने किसी से कंसल्ट किया और वो निकाला, वो टाइम निकल गया। कितनी बार हम भी टाइम निकाल के देते हैं, 4 दिन पहले हो गई प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई, या प्रीमेच्योर नहीं हुई, लेबर पेन हो गया, बदल गया, सब नहीं था प्रारब्ध। बट अगर वो सोचा और वो किया तो वो प्रारब्ध का हिस्सा है, उसमें आप भगवान नहीं हो, आप उसी के बनाए हुए रचे पात पे चल रहे हो। अपने आप को विधाता मत समझो, आप विधाता के ही प्लान के पार्ट के अंदर हो। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर तो बोलते हैं कि हमने इस डेट ऑफ टाइम पे दिया, इस डेट ऑफ टाइम पे दिया, और वो बच्चे वो अमेरिका में सिंगिंग कर रही गजब की। तो जरूर ऐसा हो गया। जरूर किया, मगर आप माध्यम थे, आप विधाता नहीं थे। आपको हमेशा समझना होगा कि इसको ऐसे तरीके से बोलते हैं कि अ, छोटी उंगली पर गोवर्धन उठाए हुए श्री कृष्ण भी मुरली को 2 हाथ से पकड़ते हैं।
यही डिफरेंस है प्रेम और पराक्रम में। तो जब आप उसकी तरफ सरेंडर्ड ही नहीं हो तो आप भी मिट जाओगे, आपकी कृपा भी और आपकी साइंस भी। आप माध्यम हो उसका काम करने के। और अगर उसने आपके थ्रू कोई डेट निकाला और कोई काम हो रहा है, ये उसकी रजा थी, उसमें आप एक मूंगफली का पार्ट प्ले कर रहे हो। आप नहीं होते कोई और होता, कोई और नहीं होता कोई और होता। ये उसका प्रारब्ध था। आपको नमित करना चाहिए कि काम आपने किया और नाम हमारा हुआ। पर अगर आप सोचो मैंने किया, तो आप बेवकूफ हो। आप नहीं रहोगे तो क्या लोगों की डेटें नहीं निकलेंगी? या आप नहीं थे तो नहीं निकल रही थी? आप हो क्या? मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी वालों का इंटरव्यू किया है मैम, तो एक ही बात है, सेम बात है, बट उसके इतने पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आ रहे हैं ना कि मतलब मैं खुद भी कंफ्यूज जाता हूँ कभी-कभी कि मैं किसकी बात पे यकीन करूँ, कि आप जो बोल रहे हो वो बात करें, वो सामने वाला बहुत बोल रहा है कि वो बात करें, कि तीसरा बंदा बोल रहा है कि वो बात करे, तो इट्स टोटली कंफ्यूजिंग। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि सब कुछ भगवान की कृपा से ही हो रहा है, आप कुछ सिर्फ एक निमित्त मात्र हो। ऐसे दैट्स ही इट, है। और मतलब देखिए, दैट्स इट, ये मतलब अलग ये अलग एकदम व्यू होना भी जरूरी है। आप अपना पॉडकास्ट का डालोगे, पॉडकास्ट फील होगा, तो उस पे 1000-1200 अगर कमेंट्स आते हैं, तो 1200 कमेंट्स में कम से कम आपको 120 वेरिएशन मिलेंगे। कोई मेरी साड़ी देखेगा, कोई बोलेगा तुमने ये बात ठीक नहीं बोली, कोई कहेगा अच्छी है, कोई कहेगा बुरी है। सबके व्यूज होंगे। एक ही इंसान, एक ही पॉडकास्ट, एक ही कॉन्वर्जेशन, देखिए व्यूज कितने बदल गए। तो ये हमारे ऊपर है कि किस चीज को पढ़कर, देखकर, सुनकर हम किस चीज को सीरियसली ले रहे हैं, या किसी को भी नहीं ले रहे हैं मेरी तरह। यू नो, सो इट इज ऑन अस, इट इज ऑन यू। सिमिलरली हर एक चीज के हजारों व्यू होंगे, और यही खूबसूरती है कुदरती। एक फूल दूसरे से नहीं मिलता, एक पत्ता दूसरे से नहीं मिलता, एक फिंगरप्रिंट दूसरे फिंगरप्रिंट से नहीं मिलता। यही तो ईश्वर की ब्यूटी है। बट उसमें अपने आप को सब कुछ जान लेना बेवकूफी है, क्योंकि आपके पहले भी सब परफेक्ट चल रहा था, आपके बाद भी सब परफेक्ट चलेगा। राइट। आप आए और उसने ये कृपा दी कि आपको 4 लोग याद रख सकें और आप इम्पैक्ट दे सको किसी की ज़िंदगी में, उसकी कृपा है। आपका कोई रूल नहीं है। उसकी मर्ज़ी, आज आपकी आवाज़ से निकाल रहा है, कल किसी और की आवाज़ से निकाल लेगा। तो जब तक ह्यूमिलिटी है तब तक ये कृपा है, वरना गायब। तो एक आदमी की ज़िंदगी में वास्तु को थोड़ा सिंप्लीफाइड कर दो ना, मेरा भी कन्फ्यूज़न दूर कर दो आपके हिसाब से, कि मतलब अभिषेक व्यास की ज़िंदगी में वास्तु किस तरह से काम कर पाएगा? तो अभिषेक व्यास हज़ारों हैं, लाखों हैं, तो उनकी ज़िंदगी में वास्तु का क्या रोल रहेगा? अब तो प्रारब्ध मिल गया, भगवान ने जन्म दे दिया, माँ-बाप ने नाम रख दिया, डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, प्लेस भी सेम है, यहाँ तक पहुँच भी गए। तो अगर मैं आज वास्तु टिप्स अपनाता हूँ या वास्तु को जानने की कोशिश करता हूँ कि मेरे को ये काम करना है, तो मेरे जैसे हज़ारों लोगों के लिए ये वास्तु क्या काम कर सकता है? देखिए, जैसे आप ही का एग्जाम्पल लेते हैं, आप इस पॉइंट पे पहुंच गए। अब सपोज आपका एस्पिरेशन है पॉलिटिक्स ज्वाइन करना, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक। सो अगर आपका ये एस्पिरेशन है कि मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है, अभी आपके पास थॉट है, लेकिन आप दिन भर अलग अलग चीजों में व्यस्त हैं। 60,000 के एवरेज आपको थॉट्स आ रहे हैं, कितनी देर आप इस थॉट पर ध्यान दे दोगे? नहीं संभव दे पा नहीं है रहे। ना। पर आपका घर स्टैटिक है, एंड इट इज एक्सटेंशन ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अब पॉलिटिक्स की डायरेक्शन है ईस्ट डायरेक्शन। सूर्य वहां से उगता है, सूर्य वहां से उदय होता है, और उस डायरेक्शन से नाम आता है बिगिनिंग ऑफ अ न्यू थिंग और अ न्यू स्ट्रक्चर स्टार्ट्स। अब अगर मैं आपके यहाँ पर आपकी पिक्चर किसी पॉलिटिशियन के साथ लगा दूं, या सूर्य का चित्र लगा दूं, या हमारे देश का नेशनल एम्बलम लगा दूं, तो मैंने आपके भाव को एक जगह पे स्टैटिक एग्जिस्टेंस दे दी कि ये तो पैरेलल चल रहा है, तुम्हारी इच्छा है, एस्पिरेशन है, ये पैरेलल ऑल चलेगा। ये तुम्हारे घर में स्टैटिक आ गई। अब जब जितनी बार उस डायरेक्शन से निकलोगे, इंस्टेंट वो कनेक्शन आएगा, वो थॉट आएगा, एंड अगेन द सेम वेव विल हैपन। दिस इज हैपनिंग कॉन्शियसली, बट सबकॉन्शियसली हमने नेचर में एक अपना भाव डाल के छोड़ दिया कि 1/3 जिंदगी तो मेरा घर ही डोमिनेट कर रहा है। मैं सोने जा रहा हूँ, मैं घर बना रहा हूँ, या मैं घर के लिए प्रेरित हूँ, या मेरा सुख का एरिया है, मेरा कंफर्ट जोन है, वहां पर भी मैंने ये थॉट डाल दी। जैसे अगर आप एक अलार्म लगा लो अपने फोन पर, जो हर 1 घंटे बाद बजे और आपको कहे टेक अ डीप ब्रेथ एंड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, तो आप 6 बार इग्नोर करोगे। अगर 8 बार अलार्म बज रहा है तो 4 बार तो करोगे। देखेंगे, यू देखेंगे। ब्रॉट बैक योर कॉन्शियसनेस व्हाट यू डिसाइडेड टू द पॉइंट ऑफ एक्शन। ये भी वही काम कर रहा है। सो वास्तु इज एस्पिरेशनल। मुझे क्या चाहिए, फिर मुझे जो चाहिए, क्या उसमें मैंने कोई टांग तो नहीं अड़ाई हुई? मुझे चाहिए कि मैं लोगों के दिमाग में इम्पैक्ट दूं। पर आपने मुझे पॉडकास्ट शुरू होने से बोला कि मैं तो कुछ भी बोल देता हूँ जी, अगर मैं कोई गलत बात बोल दूं तो आप बुरा ना माने। आपने मुझे डिस्क्लेमर दे दिया, तो मैंने वही। कहा कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानती। तो तो ये भाव कि अगर मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, पर मैं तो कुछ भी बोल देता हूँ, तो नहीं चलेगा। तो हमें इस भाव को भी बदलना पड़ेगा। अब ये जो भाव बदलना है, इस थॉट को बदलना है, इसमें अगर आप अपनी मदर को शामिल कर दो कि मम्मी, मैं जब भी कोई गलत बात बोलूँ ना और आपको किसी पॉडकास्ट पे जिद जाए, तो आप उसकी क्लिपिंग काटना और मुझे बता देना मैसेज देकर कि तुमने ये बात गलत बोली। अब अगर आपको 10 बार टोका जाएगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि मुझे पैटर्न बदलना है
क्योंकि ये मेरे गोल के साथ ना जम नहीं रहा। राइट। तो ऐसे ही वास्तु में जब हमारे गोल्स होते हैं, हमारा अच्छी हेल्थ का गोल है, अच्छी रिलेशनशिप का गोल है, जेनरिक गोल्स होते हैं, फिर कुछ स्पेसिफिक गोल होते हैं कि मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है। अब इस गोल में मैंने टॉयलेट तो नहीं बना दिया, तो मेरी तो एस्पिरेशन बह जाएगी, तो मेरा काम ही नहीं बनेगा। मैं मिलूंगा तो सही पॉलिटिशियन से, पर मेरी कोई तालमेल, कोई कोई पार्टी भी तो मुझे पसंद करे, कहाँ ज्वाइन करूंगा, राइट। वो संबंध नहीं बैठेगा। तो एक है करेक्शन और एक है एस्पिरेशनल, तो वो दोनों चीजें हमको साथ में लेके चलनी पड़ेगी कि भाई मेरी एस्पिरेशन में प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर है तो मुझे पहले उसको ठीक करना है। फिर मेरी जो एस्पिरेशंस है, जो डिजायर्स हैं, उसको मैं कैसे सेट कर दूं यहाँ पे कि तुम तो कांस्टेंट रहो, मैं तो वेरिएबल हूँ, मैं तो चल फिर रहा हूँ, भूल भी जाऊंगा, 4 दिन नहीं भी सोचूंगा अपने गोल के बारे में, पर तुम ध्यान रखना, तुम एक्सटेंशन हो मेरे दिमाग का, मेरे माइंड का। देन वी क्रिएट गोल्स देयर। तो जिस आदमी का गोल है, लक्ष्य तय कर रखा है, उस आदमी के लिए एस्ट्रोलॉजी फायदेमंद तो है। भाई गोल ही नहीं जिसने है नहीं तो तो फिर तो कर क्या जिंदगी रहे हो, ऐसे ही फिर जी तो रहा है। चल ही रही है। हाँ। अगर पतंग ही उड़ानी है, ना काटनी है, ना कुछ करनी है, घुमा फिरा के नीचे ले आना है, तो ऊपर नीचे ले जाने का फायदा क्या है? हाँ। अगर ऊपर ले जानी है, पतंग काटनी है और ऊपर उड़ना है, तब तो कोई भी स्किल फायदेमंद है ना, नहीं तो मौज है। तो फिर क्या मौज में खलन क्यों पैदा करना? अच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे मैं भी बचपन में थोड़ा छोटा था, जब अभी भी छोटा ही हूँ मैं तो बहुत, बट तो क्या करते हैं, हम देखते क्या रहा जिंदगी की रेखा कौन सी है, पैसे की रेखा कौन सी है। तो आप बताओ इस पॉडकास्ट में कि कौन सी रेखा है, ये रेखाएं सही है या नहीं है, कौन सी रेखा जिंदगी की है, कौन सी रेखा पैसे की है। सबसे पहले पहले के टाइम में औरतों का लेफ्ट हैंड देखा जाता था और आदमियों का राइट। अभी भी जो ओल्ड पैटर्न है वो ऐसे ही है। तो अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर आप अपने फाइनेंशियली पैरों पे खड़े नहीं हैं, आप अपने डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, तो आपका लेफ्ट हैंड ही देखा जाएगा, फिर आप चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, दोनों का, गर्ल गर्ल बॉय दोनों में। दोनों का, क्योंकि आप डिपेंडेंट हैं, ओके। यू नो। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, अगर आप अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, फिर चाहे आप औरत हो, आप आदमी हो, आपका राइट हैंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज योर कॉन्शियस डिसीजंस आर इम्पैक्टिंग योर लाइफ। अगर मेरी बेटी 12 साल की है तो उसको किस स्कूल में डालना है, उसका क्या डिसीजन है? मेरा डिसीजन है। अगर उसको कॉलेज में किस किस में डालना है और उसकी चलती ही नहीं है और मेरी ही चलती है और मैंने ही डिसाइड करना है, तो फिर मैं क्या देखूं उसका राइट हैंड, उसका कॉन्शियस डिसीजन कहाँ है? वहां पे वो क्या करेगी, जब वो इंडिपेंडेंट होगी तब मैं जरूर देखूंगी, पर आज तो इधर से ही सारा काम चल रहा है ना। सो इट इज योर सबकॉन्शियस माइंड एंड दिस इज योर कॉन्शियस माइंड। अब इस पर सपोज मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तो मेरे राइट हैंड की बात कर लेते हैं। जो ये आपके अंगूठे, पहली उंगली और अंगूठे अंगूठे को घेरते हुए, इस अंगूठे के फ्लैश को घेरते हुए जो लाइन होती है, दिस इज योर लाइफ लाइन। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होगी, आपकी जिंदगी कैसे चलेगी, मोटा मोटा वो हम इससे देखेंगे। कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, बहुत बड़ा स्ट्रेस है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इज दिस। आपकी किस्मत कैसी चलेगी, तो वो इस उंगली के नीचे लाइन होती है। और यूजुअली इसकी शुरुआत नीचे से होती है। जब हम लाइफ में बहुत लेट स्टार्ट करते हैं तो ये आधे रास्ते से शुरू होती है कि 35-36 के बाद जाकर आया मूड कि अब कुछ करना चाहिए। तो ये शुरू यहाँ से होती है, ये लाइफ लाइन शुरू यहाँ से होती है। तो हमको शुरू होना समझना ज़रूरी है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि लाइफ की शुरुआत में दिक्कत है कि एंड में दिक्कत है। अनलेस आप एक्सपर्ट नहीं है, ये मत सोचिए ये लाइन यहाँ खत्म हो गई मैं तो मर जाऊंगा, नहीं। ये लाइन कभी कभी दूसरी लाइनों के साथ भी जुड़ जाती है और लाइफ को एक अलग मोड़ दे देती है। सिमिलरली यहाँ पर एक लाइन होती है इस उंगली के नीचे, ये कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं होती है। ये आपकी क्रिएटिविटी और फेम की लाइन होती है, और ये पॉलिटिक्स की लाइन भी होती है, क्योंकि ये सूर्य की उंगली होती है। तो इसको आप जब देखते हो तो आप देखते हो कि आपका सूर्य कैसे है, तो सूर्य मीन्स लीडरशिप। सूर्य ऑल्सो मीन्स कि आपका नाम कैसा होगा, यश कैसा होगा, और आप लोगों को कितना इम्पैक्ट दोगे, विच इज अ पॉलिटिकल वे। एंड नाउ इट्स अबाउट सोशल फिगर्स ऑल्सो। फिर यहाँ पर कभी कभी लाइन होती है, कभी कभी नहीं होती है। ये बताती है कि आप कितने अच्छे कम्युनिकेटर हो, कम्युनिकेशन से आप लाइफ में कैसे इम्पैक्ट दोगे। फिर ये यहाँ पे लाइंस होती है, इसको हम मून का माउंट बोलते हैं, चंद्रमा। चंद्रमा मीन्स चलायमान, क्योंकि रोज बढ़ रहा है, घट रहा है। जब यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइंस होती हैं इस तरीके से, तो ये आपको ट्रैवल बहुत कराती हैं। सो अब तो ट्रैवल इज वे ऑफ लाइफ। पर अगर ये बहुत ज्यादा होती है तो आदमी फ्रीक्वेंट ट्रैवलर होता है, कम होता है तो उसको ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट कम होता है। तो बेसिक आपका वे ऑफ लाइफ कैसा होगा, आपकी लाइफ के क्या बेसिक इंपॉर्टेंट अरेनाज हैं, सब कुछ आप हाथ से देख सकते हो। आपका एक वीडियो देख रहा था जिसमें आपने बोला था कि अपने पाम में आप घी लगाओ, आप शायद तो उसको रब करोगे तो आपकी किस्मत थोड़ी अच्छी हो जाएगी। नहीं, मैंने कहा था आपका शुक्र अच्छा हो हाँ, जाएगा, शुक्र अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अगर किस्मत अच्छी करनी होती है तो मैं किस्मत की लाइन पे हाँ। कराती। दिस इज द माउंट ऑफ वीनस। ये आपको लाइफ के सारे प्लेजर्स देता है, ये रहा, ये बताता है कि अगर शादी तो हो गई पर बीवी का सुख है, मतलब अगर उसके डर से घर ही नहीं घुस रहे हो तो क्या
सुख है। Right. सो दिस क्रिएट्स कंफर्ट्स एंड प्लेजर्स इन योर लाइफ। गाड़ी है पर आप कह रहे हो यार कौन ट्रैफिक में चलाएगा, मैं ऊबर से चला जाता हूँ, तो वाहन सुख कहाँ हुआ? यू कैन बाय अ BMW, बट इफ यू आर ट्रैवलिंग इन एन ऊबर, इन एन इंडिगो, तो आप वाहन सुख अलग तरीके से ले रहे हो। सो सुख और कंफर्ट दो बड़ी अलग अलग चीजें हैं ना। कंफर्ट से सुख मिलना भी अलग बात होती है, पर जब कंफर्ट से सुख मिलता है तो शुक्र बड़ा बली होता है कि ये शादी की तो मैंने सुख के लिए, बीवी भी है, सब ठीक भी है, पर यार दिल नहीं लग रहा, मतलब मैं उससे बात नहीं कर सकता, तो कहाँ सुख हुआ? तो ये एरिया आपकी लाइफ में सुख ऐड करता है। हाँ। और शुक्र इज द जूस एंड ऑफ एवरीथिंग। तो जैसे मिल्क का जो बाय प्रोडक्ट है, जो सार है, इस घी, तो जब आप यहाँ पे घी लगाते हो, या गुलाब खुशबू है, ब्यूटी है, उसका सार जो है वो है इत्र। तो जब आप गुलाब का इत्र लगाते हो और माँ लक्ष्मी को स्थापित करते हो, यहाँ पर आप श्री सुक्तम सुन सकते हो, आप माँ लक्ष्मी के नाम को चैंट कर सकते हो, बिकॉज वो बली हैं, वो माया है ना। तो आप जब उनको यहाँ पर स्थान देते हो, तब आप अपने प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करते हो। आपने शादी की बात करी अभी, तो एक बात बताओ कि अगर शादी में अगर परफेक्शन चाहिए, नहीं होती नहीं, कुंडली मिलाई आइडियल अगर, ना ना ना, कुंडली मिला ली, गुण मिला ली है, शादी एंड अगर परफेक्शन सबसे कैन नॉट हैपन टुगेदर। नहीं हो सकता है नहीं, पॉसिबिलिटी, इट वाज क्यों एन नहीं है पॉसिबिलिटी? इंस्टीट्यूशन विच वाज ब्रॉट इन टुगेदर कि हर आदमी के घर में एक स्त्री हो, पॉपुलेशन बैलेंस्ड हो, और औरत को सिक्योरिटी मिले, आदमी को सुख मिले बीवी का थ्रू फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वे, औरत को भी ये सुख मिले और इसको साथ मिले और इसको सिक्योरिटी मिले। इट वाज द प्रोपोजिशन दैट केम, द इंस्टीट्यूशन दैट केम इनटू द सोसाइटी टू टेक केयर ऑफ द पॉपुलेशन एंड ब्रिंग हैप्पीनेस टू एवरी होम रादर देन रॉयल्टी। लड़कियां छोटी होती थी, राजा महाराजा ले जाते थे, फिर ब्रिटिशर्स उठा के ले जाते थे, उससे पहले टर्क्स उठा के ले जाते थे। तो चाइल्ड मैरिज का कॉन्सेप्ट आया कि देखो, दूसरे की बीवी की तरफ देखना गलत है, और ये तो 6 साल में ही दूसरे की हो गई, तो अभी तो तुम देखो ही मत इस तरफ, क्योंकि पराई औरत की तरफ देखना खराब बात है। ये तो शास्त्रों ने लिखा, अब इस शास्त्र को हम सिस्टम में कैसे लेकर आए? अब वो औरत जब तक बनेगी, ये तो राजा ले जाएगा 14 साल की या 12 साल की या 10 साल की, वो तो 6 साल वेट कर लेगा, उसके पास तो 350 है। पर आम आदमी और पॉपुलेशन का क्या? तो बाल विवाह किया गया, विच वॉज मैंडेटरी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, टू टेक केयर ऑफ the society, to take care of the woman's emotional need, to take care of population. So इसलिए कहा दिया गया कि ये तो बाल विवाह हो गया, भैया तुम जाओ उसके घर, कम से कम तुम उस जगह तो जाओ जहाँ पर तुमको इमोशनली केटर किया जाएगा। फिर इसमें डाउरी सिस्टम आ गया कि अरे हम तुम्हारी लड़की ले रहे हैं, हमें कुछ दो। तो फिर उसमें और नहीं, हर एक सिस्टम जो है वो खूबसूरती के लिए, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए किया जाता है, पर उसमें और खराब खराब चीजें आ जाती हैं कि अगर ये बेटा और बेटी है और तुम इसमें फर्क नहीं रखना चाहते, तो ये तो चली गई तुम्हारे घर से 12 साल के बाद, तो क्या तुम्हारी जायदाद सिर्फ बेटे के लिए थी? इतनी जमीन जायदाद है? तो उसने कहा नहीं, ये जो मैं अपनी बेटी को दूंगा ये स्त्री धन है, ये उसकी सिक्योरिटी के लिए, कि उसको हमेशा इस बात का आभास हो कि मेरे माँ बाप ने मुझे भी कुछ दिया। पर ये डाउरी सिस्टम में बन गया। दैट वाज़न्ट द इंटेंशन अबाउट इट। इट इज अबाउट मैं अपनी बेटी दे रहा हूँ, बेटा तो मेरे पास है, पर मैं उसको भी तो कुछ दे के भेजूँ, तो मैं उसको गहने बना के दूंगा, उसको जमीन का हिस्सा दूंगा। अब वो डाउरी में बन गया कि फलाने के घर तो 12 किलो सोने आया, हमारे घर 2 किलो आया, तो मतलब हमारे बेटे की वैल्यू नहीं है, तो डाउरी सिस्टम बन गया। बट द पर्पस वॉज नॉट दैट, द पर्पस वॉज टू मेक योर डॉटर फील पार्ट ऑफ द हाउस, क्योंकि आप यहाँ रहोगी नहीं, आप हमारे साथ कमाओगी खाओगी नहीं, तो आप अपना पार्ट लेके जाओ, यू टेक इट अलोंग, which turned into dowry system, and then it created into the whole system of burning the women and all that. But if you see, the system wasn't started with that intention. Intention was beautiful. Intention was to make the girl child feel secure कि आप अपना हिस्सा लेके जाओ। Similarly, child marriage was a concept कि इस औरत को 300 औरतों के साथ हैरम में नहीं छोड़ दिया जाएगा, ये किसी उसके घर जाएगी जहाँ इसकी वैल्यू होगी, जहाँ इसको प्यार मिलेगा, जहाँ she will have her own family. She don't have to worry about just being a secondary part of a system or a luxury part. तो हर सिस्टम जो था वो बड़ा ब्यूटीफुल था, पर फिर जैसे हर सिस्टम में होता है, उसमें मिट्टी, धूल, पोल्यूशन सब कुछ आ जाता है। तो परफेक्ट रिलेशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि ये तो म्यूचुअल बार्टर डील थी। It wasn't based on love. It was based on the concept of security and living together. अब आपकी अपने भाई से बनती है, आपकी बहन से बनती है, तो जब एक माँ ने पैदा किए, एक तरीके की अपब्रिंगिंग दी, एक तरीके की स्कूलिंग दी, एक तरीके के संस्कार दिए, और आप नहीं निभा सकते, तो वो तो अलग घर से है, अलग सिस्टम, अलग माइंडसेट, अलग
अपब्रिंगिंग, अलग कंडीशनिंग, कैसे बन जाएगी भाई? तो ये मिथ है पूरा, मतलब कंप्लीटली, मतलब परफेक्ट रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का। Marriage is living with each other's dirty habits and yet respecting each other. If you learn it, there's no problem. अब आप सोचो, उसने तौलिया पोंछ के क्यों फेंका, आप रोज लड़ी चले जा रहे हो, वो फेंकेगा, उसकी माँ ने उठाए हैं, तुम भी उठा दो। हाउ डज इट मैटर? वो हो सकता है एक चीज में अच्छा नहीं है, दूसरी चीज में अच्छा है। जब हम एक दूसरे की अच्छी क्वालिटीज को देखकर रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और खराब क्वालिटीज को इग्नोर नहीं करते हैं, तब तक रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते। और ये हम अपने बच्चों के साथ भी करते हैं। हम कहाँ पूरा टाइम चिक-चिक करते, वी लव देम, वो ये नहीं कर रहा, अच्छा मैं कर लेती हूँ। वो खाना हाथ से नहीं खा रहा, चल मैं तोड़ के मुँह से खिला देती हूँ। वी डू इट बिकॉज़ दे आर पार्ट ऑफ अस। Until you don't start considering your partner as part of you, you can never have a good तो marriage. इतना को जो कुंडली मिला रहे हैं, मतलब दोनों की कि दोनों के ग्रह नक्षत्र मिला देंगे, गुण मिला देंगे, 36 गुण मिला देंगे, तो ये सिस्टम ऐसे ही चल रहा है मतलब। नहीं, वो ज़रूर चल रहा था, जब आप एक दूसरे से मिलते नहीं थे। अभी भी अरेंज मैरिज में इट इज़ वेरी मैंडेटरी, क्योंकि आप तो अपना बेस्ट देते हो 4 मीटिंग में। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सुबह टाइम से उठता हूँ, मुझे जिम जाना बहुत पसंद है, आई एम अ वर्कहॉलिक। पर ये सच्चाई थोड़ी ना है। आप संडे के दिन तो 4 बजे तक बिस्तरा नहीं छोड़ते हो। तो अब ये कौन बताएगा? आपके सबकॉन्शियस माइंड को कौन रीड करेगा? तो उसके लिए एस्ट्रोलॉजी प्लेड अ ब्यूटीफुल रोल इन अंडरस्टैंडिंग समबडीज़ साइकोलॉजी, कि आपके सोशल हैबिट्स मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। आपको पार्टी करना पसंद है, उसको पार्टी करना नहीं पसंद। सोशल फंक्शन पे जाने से पहले कलेश होगा। आपको फिजिकल इन्वॉल्व होना पसंद है, इसको मेंटल इन्वॉल्व होना पसंद है, तो काम क्या बनेगा? आप इमोशनल हो, ये इमोशनल नहीं है, तो कैसे बात बनेगी? सो ये कंपैटिबिलिटी देखी जाती थी, आज भी देखी जाती है, कि जो आप प्रेज़ेंट कर रहे हो, क्या आप वो हो? जो मेरी ज़रूरत है, क्या आप उस पैमाने में फिट होते हो? इसलिए वो गुण मिलान का कांसेप्ट ज़रूरी था। तो सही है, मतलब परफेक्ट है वो, कर सक परफेक्ट मतलब अब 36 गुण मिलके भी लोग एग्जाम्पल देते हैं राम सीता जी का, कि अरे वो तो अलग अलग हो गए थे, पर प्रेम में तो थे। जरूर अलग अलग हो गए, पर प्रेम में तो थे। ऐसा नहीं है सीता माता चली गई तो राम जी ने सेकंड वाइफ रख ली। ऐसा नहीं है सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी और ना धरती में चली गई तो श्री राम ने भी जल समाधि दी, रुके नहीं उनके बिना। सो माई पॉइंट इज दैट वी हैव टू सी लव, वी कांट कंट्रोल प्रारब्ध, पर अगर तकलीफ भी है तो क्या साथ है? दैट इज व्हाट एस्ट्रोलॉजी इज फॉर। अच्छा मैम, तो हेल्थ पे भी बात कर लेते थोड़ी, ये तो प्यार मोहब्बत की बात हो गई। अच्छा, हेल्थ अगर सही रखनी है तो उसमें भी एस्ट्रोलॉजी अच्छा रोल प्ले कर सकती है? जिलेबी खाकर नहीं, चलिए भी अगर नहीं, मालपुए खाकर नहीं, छोले भटूरे खाकर नहीं, बिकॉज हमको देखना है कि हमारा वे ऑफ लाइफ कैसा है। व्हाट आर वी डूइंग? सी, भगवान आपको पागलपन पे नहीं लेकर जाता, समझदारी पर लेकर जाता है ना। भक्ति के साथ साथ ज्ञान भी देता है। इसीलिए जो कीर्तन भी है, जो गाने भी हैं, जो शब्द भी हैं, जो भगवान के भजन भी है, उसमें भी ज्ञान है। आप म्यूजिक में झूम रहे हो, पर आप शब्द भी तो कान में उतारो, उसका सार भी तो उतारो। एवरीथिंग इज ट्राइंग टू मेक यू मोर वाइज, इट्स नॉट ट्राइंग टू मेक यू मोर फुलिश। बट अगर आप बेवकूफ होने पर ही उतर आए हैं, तो फिर एस्ट्रोलॉजी, भगवान, बहुत माइंडफुल चीज़ है मतलब ये, मतलब अगर देखा हर जाए चीज़ तो। आपको माइंडफुल बनाती है। कि अगर मेरे दिमाग में ये थॉट आ गया कि यार मुझे एसिडिटी होती है और मुझे चाय नहीं पीनी चाहिए, तो ये थॉट भी आपको भगवान ने दिया। अब आप उस पर अमल भी तो करो। आप सुबह बोल रहे हो यार पर मैं ना कंट्रोल नहीं कर सकता, तो फिर एसिडिटी सहो, फिर उसको मत जाने के लिए कहो। सो एवरीथिंग दैट इज कमिंग इज टेलिंग यू टू बिकम बेटर ऑफ व्हाट यू वांट और रिमूव द प्रॉब्लम्स। बट इफ यू आर नॉट विलिंग टू टेक एन एक्शन, तो आप क्या करोगे? एस्ट्रोलॉजी सेज कि जो आप कर रहे हो, अगर आप वो ही कर रहे हो, तो 99% of your future can be predicted. But if you are ever evolving, then you are evolving. Then the science can only guide you, not predict for you. एक वीडियो देखा था मैडम मैंने कुछ दिन पहले, उसमें एक बंदे से बात कर रहा था कि साहब, एक प्लूटो नाम का एक ग्रह है, पृथ्वी पे बैठे हुए वैज्ञानिक उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, उसको कौन से ग्रहों की श्रेणी में डाल रहे हैं, उस प्लूटो को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये बताइए मैडम, जो इतने ग्रह हैं वो हमारी ज़िंदगी में कैसे प्रभाव डाल रहे हैं? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में बार-बार ये क्वेश्चन आता है, हज़ारों सालों से आता है और आज भी आता है। तो आपका क्या विचारधारा है इसमें? इसको ऐसे समझते हैं कि जब कोविड आया, तो सबके लिए वो वेव आई। कोई डिप्रेशन में गया, बिना कोविड हुए भी। कोई बहुत फियर में गया, कोई रिवर्स फिलॉसफी में गया कि अब मैं सिर्फ घूमूंगा, आई डोंट वांट टू सेव, लाइफ का कुछ नहीं पता। कोई मोटिवेशनल में गया, कोई स्पिरिचुअल में गया। एक ही वेव को सबने अलग-अलग भाव से ले लिए। आप जैसे हैं, उसी भाव को आप मैग्नीफाई करते हैं। जब लोग शराब पीते हैं, तो कुछ लोग डिप्रेशन में जाते हैं, कुछ लोग ज़ोर-ज़ोर से नाचने लगते हैं, कुछ लोग कोने में बैठे हुए इंट्रोस्पेक्ट करने लगते हैं, कुछ लोग काम के बारे में सोचने लगते हैं।
alcohol just takes you to the maximum of what you are. Similarly, a planet only takes you to the maximum of you are. अगर आपको गुस्सा ऑलरेडी आता है और आपका मंगल का फेज आ गया, तो वो तो प्लैनेट ही जब आप उसको एस्ट्रोनॉमिकली देखें, मतलब मैंने एस्ट्रोनॉमिकली देखा है, एस्ट्रोलॉजिकली तो ठीक, ये तो मेरा काम है, बट मैंने एस्ट्रोनॉमिकली भी देखा है, वो लाल रंग का है, उसकी स्पीड कैसी है, वो कैसे मूव करता है टेलीस्कोप से। आई इंजॉय द डेप्थ ऑफ थिंग्स। तो मुझे समझ में आया कि इट्स अ बॉल ऑफ फायर, इट हैज़ ह्यूज एनर्जी। हालांकि उसका टेम्परेचर गर्म नहीं है, बट उसका रंग ऐसा है, उसकी मूवमेंट ऐसी है। तो ये जो प्लैनेट है, ये आपके अंदर एग्रेशन और मूवमेंट ला रहा है। अगर आप ठंडे हो तो आपको मूवमेंट देगा, अगर आप गर्म हो तो आपको और गर्म कर देगा। अभी चाय को भी उबालते चले जाओगे तो पी कैसे पाओगे, और पियोगे तो जबान चलेगी। सो इट इज समथिंग विच विल एग्रीवेट व्हेन इट कम्स अराउंड। एंड ऐसा नहीं है कि ये हम पे असर नहीं करते हैं। इवन इफ यू जंप ऑफ थिंकिंग फ्रॉम हियर कि अरे लॉ ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप नीचे ही आओगे, आप ऊपर नहीं जाओगे। बट यस, birds, bumblebee, butterflies, other beings are able to go against law of gravity also. Similarly, aircrafts, which is not a natural creation, also go against law of gravity also and take us up there. हम में भी यही क्षमता है कि हम एक डिजायर्ड रिजल्ट के अगेंस्ट ग्रेविटी में जा सकते हैं, पर उसके लिए हमें भगवान होने की जरूरत नहीं है, हमें समझदार इंसान होने की जरूरत है बस। जिंदगी सरल है बहुत। हाँ, एक्चुअली कॉम्प्लिकेशन की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, मेरी भी बेटी 8 साल की बेटी, मेरे आपकी भी बेटी है। हम बचपन में उनको काला टीका लगाते थे, मैं तो लगाता था, आप भी लगाते होंगे आई एम श्योर। तो ये नज़र का जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा क्लियर करो कि नज़र वास्तव में होती है, नहीं होती है, क्यों करते हैं हम? ये सिर्फ परंपरा बनी आई है, परंपरा की वजह से कर रहे हैं, या लोगों ने दिमाग में बिठा दिया है कि नहीं ये करना ज़रूरी है, या फिर वास्तव में इसका कोई एग्जिस्टेंस भी है? नहीं करे तो क्या होगा और करेंगे तो क्या होगा? जैसे अगर मैं आपके फेस के पास आकर आपके मुंह के आसपास उंगली घुमानी शुरू कर दूं, तो 3 साढ़े 3 4 मिनट बाद आप इरिटेट हो जाओगे। हालांकि दिस इज स्पेस, आपकी अपनी खरीदी हुई जगह नहीं है ये, बट दिस इज योर पर्सनल स्पेस। इसीलिए जब आप मंदिर में, बस में, मेट्रो में या भीड़ की जगह पे जाते हो और कोई आपको बिना छू भी पास आता है, तो आप अनईजी हो जाते हो, आपकी बॉडी बचता डिफरेंट थोड़ा पोज सा, ले हाँ। लेती है, आपके साथ कोई बैठने लगता है तो आप सिकुड़ जाते हो, आप यू डोंट वांट टू बी टच्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। दिस इज योर पर्सनल स्पेस विच इज कॉल्ड ऑरा। अब इस ऑरा के अंदर एक शील्ड है जो आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करती है, जैसे इम्यूनिटी हमको प्रोटेक्ट करती है, पर वो दिखती नहीं है। हम विटामिन सी खा रहे हैं, संतरे खा रहे हैं, हल्दी खा रहे हैं और हमें लग रहा है हमारी इम्यूनिटी बढ़ रही है, पर फिर भी कई लोगों को कैंसर हो जाता है, फिर भी कई लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है। सो इसका कोई प्रूफ नहीं है कि ये खाने से इम्यूनिटी ठीक होगी। मगर ऑरिक फील्ड की जब वो शील्ड वीक हो जाती है, तो हमारी सोची हुई चीज़ें टेपर होने लगती हैं और हमें इससे रिजल्ट भी दिखते हैं। आप अच्छी साड़ी पहन कर गए, आप मौज में हो, लोग कह रहे हैं, "अरे! बड़ी सुंदर लग रहे हो, बड़े सुंदर लग रहे हो।" कई बार साड़ी फट जाएगी, कई बार आप आके बीमार हो जाएँगे। अब उसका कोई राइम एंड रीज़न नहीं है, पर आपको समझ में आ जाता है कि क्योंकि ये हुआ इसलिए वो हुआ। आपका मन इस चीज़ को गवाही देता है कि ये सब लोग बोल रहे थे ना, इसलिए ये हो गया। अब ऐसे देखा जाए तो मोदी जी को तो नज़र नहीं लगती, नहीं लगते? क्योंकि वो अपनी ऑरिक फील्ड पे रेगुलरली काम करते हैं। क्योंकि जब हम अपनी ऑरिक फील्ड पे काम करना शुरू हो जाते हैं, और जैसे जब आप फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे रहते हैं ना, तो आपके घर में मच्छर मक्खी बहुत आते हैं, पर जब आप 50th फ्लोर पे रहते हैं तो आपके घर में मक्खी आती है। क्यों? क्योंकि आप उस फील्ड के ऊपर चले जाते हैं, मक्खी उड़ ही नहीं सकती उतनी ऊपर। तो जब आप अपनी ऑरिक फील्ड को और अपनी क्षमता को इतना ऊपर कर लेते हैं, तब मक्खी और मच्छर आपको परेशान नहीं करते। पर जब तक आप ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे हैं, तब तक मक्खी मच्छर भी आएंगे, आपको ओडोमॉस भी लगाना है, आपको कछुआ छॉप भी लगाना है, आपको स्प्रे भी करने हैं। और जब आप उस लेवल पर पहुंच जाते हो तो आपको खुद समझ में आ जाता है कि अब कुदरत कर रही है, मुझे करने की जरूरत नहीं। पर जब तक आपको उन चीज़ों का इफ़ेक्ट हो रहा है, लोगों की बातों का, रिश्तेदारों की बातों का, लोगों के व्यू का, ये रिफ्लेक्ट करता है कि उनकी बैड इंटेंशन का भी असर होगा। क्योंकि आपने दरवाज़ा तो खोला ही हुआ है, अब उसमें अच्छे लोग भी आएँगे, बुरे भी आएँगे, टिकट लेके तो कोई भी आ सकता है। तो आपको मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिज़िकली हर लेवल पर अपने आप पर काम करना पड़ता है, उस चीज़ से नॉन इफ़ेक्टेड होने का। मतलब ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखना चाहिए। अगर आप रख के चलोगे तो शायद आपको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, पर आपका थोड़ा ऑरा थोड़ा-सी सिकुड़ा होगा, कमज़ोर होगा, तो शायद खुद आपको भी फ़र्क समझ पड़ में सकता आएगा ना, आप इमोशनली भी हैम्पर होने लगोगे। अरे मेरी मदर इन लॉ ने ये बोल दिया, आप 6 दिन सोचते रहे, क्या फ़र्क पड़ दिया? तो ये आपकी ऑरिक फील्ड आपको इमोशनल, मेंटली, आपके अन्नमय कोश नहीं, आपके प्राणमय, आपके मनोमय, आपके विज्ञान में हर कोश पे आपको डिफरेंट दिखने लगेगा। हाउ डज़ इट मैटर?
तो जब वो हाउ डज इट मैटर वाली स्टेज पे आप आते जाओगे तो आपको समझ आने लग जाएगा कि अब मक्खी मच्छर के लेवल से मैं ऊपर आ गया। राइट। अच्छा, ज्योतिष शास्त्र में एक चीज़ जो बोली जाती है कि अगर शरीर पे तिल है, जैसे मेरे यहाँ है, किसी के कहाँ है, तो बहुत लगता है कि मतलब या तो बहुत अशुभ है या बहुत शुभ है। तो कौन सी जगह पे तिल होना शुभ होता है और कौन सी जगह पे तिल होना अशुभ होता है? जहाँ देख के सुंदर लगे वहां शुभ, जहाँ देख के गंदा लगे वहां अशुभ, जहाँ बड़े साइज को हो जाए और घिन आ जाए अशुभ, जहाँ देख के ब्यूटी को ऐड करे वहां शुभ। सब चीज सरल है, यूं ही दिखती है, उसमें कोई पीठ पे दाएं हिस्से पे हो तो आदमी के लिए गलत, ऐसा कुछ नहीं है। एनीथिंग विच इज प्रोट्रूडिंग, इट इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर एक्टिविटी ऑफ योर ओन बॉडी। इफ इट इज एनहांसिंग इट, ग्रेट। इफ इट्स नॉट एनहांसिंग इट, उस पे बाल आ गए, मोटी स्किन आ गई, फ्लैशी हो गया, वो दिख के ही अच्छा नहीं लग रहा, तो वो कहीं भी वो अच्छा काम, तो तिल का रोल है या नहीं है, मतलब इट जैसे मान लो कि एग्रीवेट्स द जोन एंड दैट एरिया, हाँ। इट डज। अच्छा, नवरात्रि चल रही है अभी, ये बताओ कि पैसे-वैसे कैसे कमाएँ, क्या करें? पैसे तो 365 दिन बहुत कमाना पैसे है। का नवरात्रि में तो कम कमाने की जरूरत है क्योंकि खाना कम हो जाता है। तो पैसे तो 365 दिन कमाने हैं, खाली नवरात्रि से कैसे बात बनेगा? खाली 18 दिन साल में पैसे कमाओगे तो कहाँ जाओगे? हाँ, लोग बोलते हैं ना कि अभी नवरात्रि आ गई है तो मतलब ऐसा कुछ कर देंगे, ऐसी देवी माँ को प्रसन्न करेंगे कि धन वर्षा हो जाएगी। आप अपनी मदर से 365 दिन बात नहीं करो और सिर्फ हैप्पी बर्थडे बोल दो, तो क्या आपकी मदर खुश होंगे? प्रॉपर्टी आपके नाम कर देंगी? मेरे जैसी मदर होगी तो चैरिटी दे जाएगी। बट आप भी तो वीडियो बनाते हो ना कि इस नवरात्रि को ये करे तो ऐसा हो जाएगा। करेक्ट, एक्स्ट्रा करें, ये नहीं करें, ये एक्स्ट्रा करें, 365 दिन करेंगे। आई ऑलवेज से कि दिवाली 365 दिन की है और किसी किसी साल तो 366 दिन की है, 366 दिन की है लीप ईयर वाले समय में। So for me, it is every day. That day I will do extra. If I love you every day. But if it's your birthday, I'll pamper you a week before and a week later. I might take you on a holiday. I'll give you extra gifts. पर मैं बाकी साल तो आपको इग्नोर नहीं करूंगी ना। अच्छा, फास्ट फाइनेंशियल फ्लो के लिए पीली सरसों का क्या महत्व है? पीली सरसों जुपिटर को रिफ्लेक्ट करती है, जुपिटर को रिप्रेजेंट करती है। और पीली सरसों जो है, इट्स अ वे जिसके अंदर भी तेल है, सरसों का तेल जो निकलता है वो इससे ही निकलता है। सो इसमें पोटेंशियल है, इसके अंदर ग्रोथ है। ये आप पेड़ भी बन सकता है और इससे आप तेल भी निकाल सकते हो। तो इट्स अ मीनिंगफुल यूजफुल सीड, जस्ट जैसे हमारी अकल विच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जुपिटर, जिसका रंग भी पीला है। तो पीली सरसों सिग्निफाइज ग्रोथ एंड पोटेंशियल बोथ, यानी कि हम उसको वापस उगाकर और ग्रोथ भी कर सकते हैं और सीड से तेल निकालकर उसको और महंगा भी कर सकते हैं। सो पीली सरसों सिग्निफाइज ग्रोथ बिकॉज इसके पोटेंशियल के बारे में। पर इसको तिजोरी में रखना, पैसे के साथ रखना, इज जस्ट सिंबॉलिक वे ऑफ दैट आई वांट माय वेल्थ टू रीग्रो एंड शुड हैव पोटेंशियल टू गिव मी ऑल द हैप्पीनेस। और एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है आपका, 11:11 ये स्पेशल क्यों है? और इस पे ओम बोलने का क्या महत्व है? देखिए, एक जो नंबर होता है ना न्यूमरोलॉजी में या साइंस में, इट इज अबाउट बिगनिंग ऑफ एवरीथिंग। साइकिल शून्य से शुरू भी होती है और शून्य पे खत्म भी होती है, पर जीरो अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो एक के बाद ही शुरुआनी होती है ना। तो जो एक है दैट इज बिगनिंग ऑफ एवरीथिंग। एंड व्हेन यू सी 111 और 1111, इट मीन्स नेचर इज टेलिंग यू टू बी अवेयर। जो भी आप नई बिगनिंग चाहते हो ना, उसके बारे में सोचो। इट्स अ टाइम टू मैनिफेस्ट, क्योंकि कुदरत समय शो कर रहा है और आपको दिख गया, इसका मतलब ये ब्रिज बन गया। अब इस ब्रिज पे फटाफट चलना होगा। एंड ओम इज द नाद विच ऑलवेज इज देयर। तो जब आप इसमें 11 बार ओम बोलते हो तो आप अपनी अपनी वाइब्रेशन को अपने गोल से सिंक कर लेते हो। जैसे अब आप इस पॉडकास्ट पे बैठेंगे और आप घर में बोल रहे हैं, अरे मेरे घर में पानी बह गया, नलका बह गया, इकट्ठा हो गया, और फिर भी ये पॉडकास्ट करना है, तो आप 1 मिनट का तो सांस लोगे ना कि अब मैं पानी तो नहीं निकाल सकता, अब 1 घंटे के लिए मुझे यहीं प्रेजेंट होना है, जो होगा सो होगा। राइट। सो यू ब्रॉट योर सेल्फ बैक टू दिस मोमेंट विच इज इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। तो वो एक हमारी कॉन्शियसनेस को वापस इधर लेकर आता है कि गोल पर वापस आओ, इसके साथ जुड़ो, एंड देन योर वाइब्रेशन चेंजेस। इस पॉडकास्ट के 2 और सवाल मैडम आज के। देखो, एक दरवाज़ा बंद होता है तो एक दरवाज़ा खुल जाता है, ऐसा ना कहा जाता है। एक बंद होता है, 3 खुलते अच्छा, हैं। 3 खुल जाते हैं, चलो। पर घर का द्वार तो एक ही होता है, जहाँ से लक्ष्मी आती भी है, जाती भी है, ऐसा बोला जाता है। तो जो घर का द्वार है, वो कैसा होना चाहिए? सुंदर, ऐसे जैसे आपको घुसकर मजा आए। आपका नाम होना चाहिए, उसके आसपास कोशिश करके 5 एलिमेंट्स क्रिएट कर देने चाहिए। जैसे घंटी की आवाज मधुर होनी चाहिए, स्पेस एलिमेंट। घर के आसपास एक छोटा सा आप ऑल्टार बनाकर, एक छोटा सा स्टूल रखकर कोई कैंडल की जगह कर सकते हैं, या कोई सुंदर सी कॉपर की आइटम लटका सकते हैं विच इज फायर एलिमेंट। आपको अर्थ एलिमेंट जरूर लगाना चाहिए। आपको शुभ लाभ का साइन बना सकते हैं क्योंकि वो केसर से बनता है। फिर उस पर लाल
क्या बोलते हैं उसको, रॉली, लाल रंग का जो टर्मरिक का प्रोसेशन होता है जिसको हम सिंदूर भी बोलते हैं, वो डॉट्स लगाते हैं विच इज़ फायर एलिमेंट। हम अर्थ एलिमेंट क्रिएट करते हैं, सुंदर घंटी लगाते हैं। अपने घर के बाहर पौधा लगाओ विच इज़ एयर एलिमेंट, फिर उसमें पानी डालोगे विच इज़ वाटर एलिमेंट। 5 तत्व अगर आपके दरवाजे पर होंगे तो आपकी एंट्री 99.99% पॉजिटिव और हैप्पी रहेगी। चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं आएगी उससे। फीचर्स एवरेज भी हो पर चेहरा मुस्कुराता हुआ तो अच्छा लगता है ना, हाँ। ऐसे ही है। अच्छा, एक 863 नंबर का सीक्रेट बता दो आप। सो 8 नंबर जो है वो हमें लाइफ में डिसिप्लिन देता है। पर डिसिप्लिन किस चीज़ के लिए? स्ट्रगल के लिए, है ना? 8 नंबर यूँ लिखा जाता है व्हिच इज़ गोइंग अप एंड डाउन, तो 8 नंबर वालों को डिसिप्लिन बड़ा रखना पड़ता है लाइफ में। बट डिसिप्लिन टू गेट व्हाट? टू गेट 6 कम्फर्ट्स, लग्जरीज़, प्लेजर्स एंड हैप्पीनेस। पर क्या उसमें हमको डूब जाना है? नहीं। उससे इवेंचुअली हमको इवॉल्व होना है और बेटर होना है। वी हैव टू बिकम बेटर। आप बहुत हार्ड वर्किंग है और आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आप बदतमीज़ हो, तो क्या मैं आपको पसंद करूँगी? यू हैव टू ऐड वैल्यू टू मी। पैसा तो आपके लिए है, मेरे लिए क्या है? मेरे लिए टेबल पे क्या रख रहे हो? What are you bringing value to me that I should have a relationship or a cordial, sustainability, acquaintance with you? उसके लिए आपको हर समय वैल्यूएबल बनना पड़ेगा, वैल्यू ऐड नहीं करनी पड़ेगी। वो जुपिटर का ट्रेट है, वो 3 नंबर का ट्रेट है। यू बिकम वैल्यूएबल। आपको करने की जरूरत नहीं होती, आपका होना ही बहुत हो जाता है। ये 3 नंबर है। तो ये नंबर कैसे पता कि जैसे मेरा नंबर हो सकता है कि 863 या फिर किसका हो सकता है नहीं ये नहीं, ये नंबर? लिखना है, लिखना है ये। बन नहीं सकते हो। हाँ, ये हो नहीं सकता है, ये बनना है। कहाँ लिखेंगे? ये इसको हाथ पे लिख सकते हैं, इसको डेली डायरी पर लिख सकते हैं, ताकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को, आपको तो सब कुछ नहीं पता, लेकिन आपके अनकॉन्शियस माइंड को ये सारी नॉलेज है, आप जन्मों जन्मों से लिए घूम रहे हो, तभी आप कोई चीज़ सुनते हो, रिलेट करते हो, मज़ा आता है। ये इस जन्म का नहीं है, ये बहुत जन्मों का है। किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता, ये उसका लीनेज ऑफ चॉइसेस है विच इज़ नॉन लॉजिकल। आपको क्यों पसंद है, अभी आप क्या लॉजिक दोगे? आपके भाई को नहीं पसंद है, क्यों नहीं पसंद है? तो वो आपके अनकॉन्शियस माइंड को हम कॉन्शियस पर, मटेरियलिस्टिक फॉर्म में लेकर आते हैं, तो वो चीज़ तय पर, सरफेस पर आ जाती है। अच्छा, मैनिफेस्टेशन बिलीव करते हो? मैं सिर्फ मैनिफेस्टेशन में बिलीव करती अच्छा, मैं इस पॉडकास्ट में आज बता देता हूँ, मैं भी मैनिफेस्टेशन बहुत बिलीव करता हूँ। मैंने 1 साल पहले आपका जब वीडियो देखा था ना, तब मैंने लिख दिया था कि मैडम के साथ पॉडकास्ट करना है। हूँ। थैंक यू सो मच। आपने इस जब तरीके से चैनल स्टार्ट सोचा। हुआ था ना, तब मैंने बोल दिया था कि ये मैम का नाम लिख लो, करना ही करना है। तब हम थोड़े से छोटे थे, आज भी छोटे ही हैं, बट थोड़े से बड़े हो गए। मैं भी उतनी छोटी हूँ, तो 2 छोटे लोग मिलके बात कर रहे हैं, ये तो अच्छी ये बात मैंने है। मैनिफेस्टेशन करा था। जिन लोगों को लगता है मैनिफेस्टेशन बकवास है, बट मैं मेरी रियल घटना बता रहा हूँ और मैम के साथ में बैठा हूँ, आज बात कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच मैम प्लेजर। फॉर कमिंग इन दिस शो। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। आपको थॉरली। अच्छा लगा हो। थोड़ी रॉ बात ही करी मैंने, ज़्यादा पॉलिश्ड बात तो नहीं करी है, बट स्टिल ऑडियंस को मेरे को लगता है पसंद आएगी, क्योंकि आप सुनना ही ये चाहते हो। तो पॉडकास्ट को ज़रूर देखना, शेयर करना, फॉलो भी करते रहना और घर परिवार वालों के साथ शेयर करते रहना। बहुत अच्छी अच्छी बातें करी हम लोगों ने, तो शायद आपके काम आ जाए, ज़िंदगी चेंज हो जाए। तो थैंक यू सो मच मैम। प्लेजर।